इस्लामियात का आपने सिलेबस देखा है, सीएसएस का, पीएमएस का? एक तो आपने ना पहले सिलेबस देखना है सीएसएस का भी और पीएमएस का भी, फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने उर्दू में चूज करनी है, इंग्लिश में चूज करनी है। मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि इंग्लिश में चूज करें वो इस्लामियात। ठीक है, इससे पहले मैंने पब्लिक सर्विसेज अकेडमी में इस्लामियात पढ़ाई हुई है, तो मैं यही करती हूँ और उनके मार्क्स भी ज्यादा अच्छे आते हैं जो इंग्लिश में करते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपको करनी पड़ती है, प्रिपेयर आपने ऐसे भी पास करना होता है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके तकरीबन इंग्लिश में होते हैं मोरलेस, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आपका सीएसएस पीएमएस होगा एट, तो फिर इसलिए मैं इंग्लिश में रिकमेंड करती हूँ। दूसरा ये कि इसमें आपको आर्गूमेंट्स वगैरह की किताबें मिलना जो है वो आसान होती हैं। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने उसे किस लैंग्वेज में चूज करना है। ठीक है, थैंक यू। डोंट यूज सेल फोन। तीसरा ये कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनकी दो तरह की नेचर होती है। एक क्वेश्चंस वो होते हैं जो बड़े सीधे सीधे आते हैं, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात पे आगे, तो उसमें आपके ज्यादा मार्क्स अभी आते हैं जब आपको आयते हदीस से ज्यादा आती हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यही चूज कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टोटल हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 2 अगर आपको आर्गुमेंट्स वाले आते भी हैं तो तीसरा, चौथा या 2 जो है वो इस तरह के टॉपिक से चूज कर लेते हैं। इसमें मैं तो नहीं स्टूडेंट्स को कहती कि आप कुछ भी चूज करो, क्योंकि हर बंदा चूज कर रहा होता है। अब तब चूज करो या तो आपको बहुत ज्यादा आयात आती हो उस टॉपिक पे और अहादीस आती हो, फिर आप चूज करो, क्योंकि इन पे आप आर्गुमेंट नहीं ना कर सकते। रोजे पे आप क्या आर्गुमेंट करोगे, लेकिन टेररिज्म पे आप डिफरेंट तरह से आर्गुमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है, तो इसमें से आपने पहले तो ये चूज करना है। लेकिन अगर आपको बहुत आयतें हदीसें आती है, कुछ बच्चों को हमें लग रहा होता है कि हम सबको बड़ी उर्दू में आती हैं, लेकिन आप लिखने बैठना, खुद आप प्रैक्टिस करना, कोई एक आध क्वेश्चन पास पेपर निकालना, तो उसको ना उसमें आयतें हदीसें लिखना, आपको नहीं याद आएंगे उर्दू में ना एज इट इज। वो हमें लग रहा होता है हमें बहुत आती है, आती 2-3 होती है, माल का दारोमदार नियतों पे और ये है वो। तो ये आपने ना एक बार देखना है, तो कि आपने किस उसमें लैंग्वेज में चूज करना है। अगर आपने फिर भी उर्दू में चूज करना हो तो फिर आपने ना ज्यादा से ज्यादा आयात और हदीस याद करनी पड़ेंगी, ये आपने अपने माइंड में रखना है। एक तो ये आपने आज करना है जाके काम। सेकेंडली ना आपने ना 20 से 25 जो है ना वो आयात और अहादीस निकालनी है। जब आपने ये चूज कर लेना कि किस लैंग्वेज में, तो फिर आपने ना इंग्लिश में या उर्दू में जिसमें भी उस लैंग्वेज में ना आपने हदीस 20 से 25 निकालनी है। यही 20 से 25 जो आयात और हदीस हम आपकी बार बार यूज होंगी। यहाँ पे एक बात सुन ले कि इनकी नेचर क्या हो, मतलब इनका कॉन्टेक्स्ट क्या हो, वो वाली हदीस जो हर जगह यूज हो जाए, या आयात जो हर जगह यूज हो जाए। जैसे अगर आप स्पेसिफिकली याद करोगे ना कोई ऐसी आयत जो कि सिर्फ नमाज से रिलेटेड है, तो वो नमाज में ही यूज होगी। लेकिन कोई ऐसी जो जनरल आयत है, जैसे लेट देयर बी नो कंपल्सन इन रिलीजन, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इज्तिहाद का क्वेश्चन आया तो वहां पे लगा सकते हो, नमाज का आया तो वहां पे प्रीचिंग के साथ जोड़ के लगा सकते हो, तो वो आप किसी इस तरह मॉडिफाई कर सकते हो। तो वो आपने ना इस तरह की 20 से 25 आयात और हदीस निकालनी है जो कि आपने पेपर में बार बार यूज करनी है। ये आपको कैसे पक्की होंगी, मोबाइल में आप सबके रिकॉर्डर होता है, तो उसमें आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। सुबह आप वॉक करते हो, रात को करते हो, जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपने वो सुनते रहना है, तो वो 20-25 दिन तक वो वैसे ही याद हो जाएंगी। रोज लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, फिर जब हमारा लास्ट पे मॉक टेस्ट होगा ना, उसमें मैं देखूंगी कि आपने कैसे एप्लीकेशन की हुई है उनकी। ठीक है, गॉट इट। आपका क्या नाम है? अच्छा, इकरा। इकरा आप भी आगे आ जाए। तो दूसरा काम आपने ये करना है। थर्ड ना आपको रेफरेंस देना आना चाहिए कि हाउ टू गिव द रेफरेंसेस, तो वो आपने अंदर ही देने होते हैं। अब सारे लोग जो होते हैं ना वो चुगताई की बुक से ही कर रहे होते हैं प्रिपरेशन, मोर और लेस। कुछ अगर पढ़ भी लें, कोई ऐसी बुक पढ़ लें जैसे इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज है, या 2-4 अच्छी किताबें और पढ़ भी लें, इस्लाम एंड द डेस्टिनी ऑफ मैन है, तो उस तरह से रेफरेंस नहीं कर पाते, दे पाते। तो रेफरेंस जो है उसको भी देना है आपने, तो इसलिए थर्डली आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू गिव रेफरेंसेस। ये 2 तरह से होगा। एक तो पहले आपने अपनी सेल्फ एफर्ट करनी है कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है। मैं तो आपको पढ़ाऊंगी, साथ साथ आर्गुमेंट्स भी दिया करूंगी, लिखवाया भी करूंगी, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी भी उन बुक्स की करनी है जो मैं आपको लिखवाऊंगी।
तीसरा आपने खुद रिटन प्रैक्टिस कर करके देखनी है। जैसे अगर मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ ना, तो उसके पास पेपर से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे मैं दे दूंगी, वो आप घर से सॉल्व करके लाओगे, अगली क्लास में हम 5 मिनट लगा के तो उसे देख लिया करेंगे। तो दूसरा आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है कि आपको पता हो कैसे रेफरेंसेस देने हैं। और थर्डली जो है ना, उसकी आपने लिस्ट निकाल लेनी है। आप 2 तरह के रेफरेंसेस है, एक तो वो जो बुक्स आपने पढ़ी है वाकई, जैसे आप 2-3 बुक्स मैं बताऊंगी वो आप पढ़ लेना, ठीक है। एक वो रेफरेंसेस जो कि बुक्स तो आपने नहीं पढ़ी लेकिन उसका आपको थोड़ा बहुत पता है, जैसे डॉक्टर अंस हैं तो वो इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, मदूदी हैं वो क्या कहते हैं, तो इस तरह उन पर्सन के नाम और उनके ओपिनियन मेन मेन टॉपिक्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप किसी का नाम लेके लिखते हो ना, लाइक जैसे कि फलाना जो है स्कॉलर वो इस्लाम के बारे में ये कहता है, तो वो जो है वो आपको अच्छे मार्क्स भी देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ओपिनियन देते हो तो वो अगर तो लाइक माइंड होगी तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर उसके लाइक माइंड नहीं होगी तो फिर इस्लाम में ओपिनियन तो नहीं चलती ना, अगेन इट्स अ बिलीफ सिस्टम। तो ये आपने फिर देखना है। तो वो जो लिस्ट है ना वो हम निकाल लेंगे। तो आपने एक पेपर अलहदा बनाना है, एक वो वाला जिसमें आयात और हदीस है, एक वो वाला बनाना है जिसमें आपके पास रेफरेंसेस अलहदा से हो। अब ये रेफरेंसेस आयात और हदीस सबने लिखनी है, लेकिन ये वाला पोर्शन है जो आपको बनाएगा दूसरों से डिफरेंट, ठीक है। थर्डली ये है, फोर्थली ये है कि आप आपने ये नहीं कि पेपर में हाईलाइट करने बैठ जाना। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, आप टाइम डिवाइड करते हो 35 मिनट पर क्वेश्चन, तो उसके बाद फिर आप हाईलाइट कर लेना कि उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना और उसको ब्यूटीफाई कर लेना जो टाइम बचे। अगर बच गया तो ठीक है, अगर नहीं बचेगा तो ठीक है। तो ये आपने करना है। अब आर्गूमेंट्स जो है ना, आर्गूमेंट्स वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में मार्क्स लेना इजी होता है, क्योंकि बहुत कोई 2-4 बच्चे होंगे जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्गूमेंट्स होंगे। बाकी कोई भी अगर आर्गूमेंट इस्लामियत में दे रहा होता है तो उसको मार्क्स मिलते ही हैं अगर आर्गूमेंट्स वाला कोई क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने नमाज रोजा हज वाला किया तो हमने डिस्कस कर लिया कि उनको हमने क्या करना है। हाँ, क्या करना है। हाँ, तो अहादीस और आयात को उस तरह से देना। अब हम इसके पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो मेजर पोर्शन है ना, वो आपने सीएसएस में भी देखे होंगे 7 है, मोर और लेस पीएमएस में भी वैसे ही कवर होते हैं। तो अगर आप दोनों में से किसी की भी तैयारी करते हो तो सेकंड की हो जाती है। बुक्स आप देख लें, एक खुर्शीद अहमद की इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज है, ये ले लें, इससे अच्छे आर्गुमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। चुगताई की आप जरूर लें। चुगताई की बुक पता क्या है, वो इस्लामियत की बुक आपको आउटलाइंस बनाने के लिए काम आती है। आर्गुमेंट्स उसमें नहीं आपने मतलब देने, लेकिन ये है कि उससे नहीं देने, लेकिन वो आपकी किसके लिए काम आएंगे, आउटलाइन बनाने के लिए, कि हर क्वेश्चन की आउटलाइन आपको बनी बनाई मिल जाएगी। उस आउटलाइन में फिर आप किसी और बुक से जो है वो आर्गूमेंट लगा लें। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा बुक्स है, लेकिन इतना ज्यादा बर्डनाइज करने की खुद को जरूरत नहीं है। बाकी यह है कि हम साथ साथ मैं सब वेबसाइट्स बताती रहूंगी, कोई अच्छे आर्टिकल्स बताती रहूंगी, वो आप पढ़ते रहना, तो वहां से आपका हो जाएगा। बुक्स का नेम मैंने लिखा है, एक तो इस्लामिक स्टडीज की जो बुक है ना वो लेनी है, करीमदाद चुगताई की। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग आउटलाइंस इन पेपर, कि आपको आउटलाइंस बनी बनाई मिल जाएंगी सारी, तो उसमें आप 2-3 पॉइंट ऐड कर लोगे, उस तरह एग्जैक्टली आपको याद भी नहीं रहती, और याद एग्जैक्टली रखने की भी जरूरत नहीं है, तो वो आप याद पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है। दूसरा आपको आर्गूमेंट्स के लिए इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज। बाकी थर्ड वो जो मैं आपको ना डिफरेंट आर्टिकल्स और डिफरेंट राइटर्स के बताऊंगी आर्गूमेंट्स, वो फिर हम साथ साथ करते जाएंगे। वो आपने रेफरेंसेस की अलग जगह बनानी है और अलग जगह आयात और हदीस की बनानी है, ताकि पेपर में सिर्फ आप दोबारा देख सको। पेपर के लिए शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते जाना है, बाद में फिर बनते ही नहीं है। अच्छा, इसके ना डिफरेंट चैप्टर्स हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना वो ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम पढ़ेंगे। फिर हम आसान से मुश्किल की तरफ मूव करते जाएंगे, लास्ट में हम कल्चर सिविलाइजेशन पे बात करेंगे। आपने पूरी इस्लामियात में ना जहां भी आपको आर्टिकल्स मिलने हैं या जहां भी मिलना है, आपने इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट लाजमी पढ़ना है, इजमा का लाजमी पढ़ना है। जितने भी सोर्सेज ऑफ इस्लाम है ना उसका आपको पता होना चाहिए। एक तो कुरान है ना, हदीस है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। लेकिन जो इस्तेहाद है, इजमा है, इस तरह के सोर्सेज है ना, इस्तिस्लाह है, वो आपको पता होना चाहिए। वो डिफरेंट क्वेश्चंस में आपका लग जाता है। हर एक के सजेशन में आप दे सकते हो कि फलाने टॉपिक पर इस्तेहाद होने की जरूरत है तो हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। वो फिर उसमें आप रेफरेंस दोगे, फलां बंदा उसके बारे में ये कहता है, फलां ये कहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने खुद भी सर्च करनी है। सबसे पहले जो हम ह्यूमन राइट्स का बात करेंगे तो सबसे पहले हम खुतबा हज्जतुल विदा से बात करना शुरू करेंगे। ठीक है। ये वो वाला है कि जो प्रॉफिट का लास्ट हज हुआ था तो उस पे उन्होंने क्या क्या कहा था। तो वो वाले राइट्स जो है वो इस्लाम में सुपैरिटी है उनकी, क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट पे ये वाले ह्यूमन राइट्स की बात की थी। तो हम पहले यही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वैसे भी ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम वैसे तो आता ही नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा तो नहीं आता। ये आपने इसी तरह लगाना होता है कि आर्गूमेंट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे इस्लामिक मुल्कों में टेररिज्म है तो आप उसके ह्यूमन राइट्स कैसे करेंगे। तो आपने जहां पे भी लिखना है अपने साथ रेफरेंस देना है कि खुतबा हज्जतुल विदा में प्रॉफिट ने ये राइट बताया तो राइट टू लाइफ तो है। तो इस तरह करके ना अपने आपको इम्प्रोवाइजेशन ऑफ नॉलेज आनी चाहिए कि कौन सा नॉलेज कहाँ लगाना है। वो रोज के क्वेश्चन जो दूंगी वो घर जाकर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगाना आएगा। आपको सारा कुछ भी आता होगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, लगाना नहीं आएगा तो फायदा नहीं होगा। फायदा वही है कि आपको यूटिलिटी आती हो कि आपके पास जो नॉलेज है वो आपने यूज कहाँ करना है, कब करना है। सबसे पहला कौन सा राइट है? राइट टू सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड वेडलॉक। अब ये देखें, ये वाला जो आर्गुमेंट है ये कहीं पे भी यूज हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। लाइफ वाला, प्रॉपर्टी, वेडलॉक वाला और पेरेंटेज वाला। तो इसके ऊपर लाजमी आपने कोई आयत निकाल लेनी है। मैं साथ साथ बताती भी जाऊंगी किन टॉपिक्स पे आयत निकल जाएगी। उसके बाद राइट टू इनहेरिटेंस, फिर इनहेरिटेंस में भी आपको पता है। हाँ बताएं, पूछ लें, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। पेरेंटेज मतलब उसमें ये होता है कि राइट आपका पेरेंटहुड का, उसे पेरेंटेज कहते हैं। राइट टू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में आपको पता है मेल्स का डबल होता है और फीमेल्स का सिंगल होता है। ये वाली आयत बहुत लंबी है, ठीक है, तो ये आयत आपको याद नहीं होती, तो इस पे आयत नहीं निकालने बैठ जाना। लेकिन इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेल्स का डबल होता है, फीमेल्स का सिंगल होता है। फिर उसमें वो आपने आर्गूमेंट देना है कि इस्लाम जो है वो फीमेल को डिसरिगार्ड नहीं करता, लेकिन वहां पे क्या है, इस्लाम में डिवर्सिटी ऑफ रोल है। इस पे डॉक्टर इसरार अहमद भी कहते हैं, लिख लें साथ। वो कहते हैं कि इस्लाम में क्या है, डिवर्सिटी ऑफ रोल्स है। डिवर्सिटी ऑफ रोल्स क्या है कि जो मेल है उसको अगर टू पार्ट्स मिल रहे हैं इनहेरिटेंस में तो उसके कुछ काम है, जैसे फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना मेल का काम है, ठीक है। मेंटेनेंस का मेल का काम है, फीमेल का ये काम नहीं है। बाकी जो मेल है ना वो फीमेल को उसने मनी देनी होती है हक महर की फॉर्म में। फिर अगर डिवोर्स होती है तो एलिमनी की फॉर्म में। लेकिन फीमेल को तो कोई ऐसी मनी नहीं देनी होती, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फीमेल पे नहीं आयद होती लेकिन मेल पे होती हैं। तो इस तरह इट इज अ डिवर्सिटी ऑफ रोल। इसमें ये नहीं है कि इस्लाम ने डिसरिगार्ड किया है, लेकिन ये इक्वालिटी भी नहीं है, ये क्या है, इक्विटी है। तो डिवर्सिटी ऑफ रोल्स ये आपने डिस्कस कर लेना आर्गूमेंट। जहां पे आपको लगे कि आपके पास आयत हदीस नहीं है वहां पे आर्गूमेंट कोई अच्छा दे दे, कोई एक रेफरेंस और एक नाम डाल दें ताकि उसे लगे कि हाँ इसे आता है। जहाँ पे आयत हदीस है वहां वो दे दे। आप अब तो इतना आसान हो गया, आप गूगल से सर्च करते जाएंगे कि आयत रिलेटेड टू रिबा, आयत रिलेटेड टू इंटरेस्ट, आयत रिलेटेड टू रेट, तो वो आपको मिलती जाएगी। तो वो आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, तो मैं आपका वो रिटर्न दिया करूँगा तो उसमें भी हो जाएगा। फिर तीसरा राइट जो प्रॉफिट ने दिया था, इट वॉज के रिबा अबॉलिश्ड। अब तो इंटरेस्ट सिस्टम बैंक्स में भी है और हमें वैसे भी इंटरेस्ट पे चीजें लेती है, लेकिन इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं है।
वो कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह सेज इन कुरान के, वो कहते हैं कि तजारत भी तो सूद जैसी है, लेकिन सूद तो ऐसे है जैसे किसी ने किसी को छू के दीवाना बना दिया और शैतान ने किसी को छू के, तो वो आयत निकाल लेनी है कि इस्लाम जो है वो उसको ट्रेड के साथ से बिल्कुल अलहदा करता है, और प्रॉफिट ने ये क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, बिल्कुल अबॉलिश कर दिया। ठीक है, एक बार वो एक बद्दू आया था, उसने प्रॉफिट को ये भी कहा कि प्रॉफिट मतलब क्या थोड़ा इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना आजकल ज्यादा लिबरल लोग यही आर्गुमेंट दे रहे हैं ना कि आप कहीं पैसे देते हो किसी को उधार, तो उसके तो साल बाद अगर आप वापस लेते हो तो वो तो डी वैल्यू हो जाएगी मनी, तो फिर आपको क्या फायदा। लेकिन प्रॉफिट ने कहा इट इज रिमिटेड इंटायरली। क्या ये जो है आपको करना है। उसके बाद राइट टू लाइफ सेफ गार्डिंग। क्या था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले जितनी practices हैं वो आपने पाउंड के नीचे रखना। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू प्रमोट राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोफेसर सल्लम ने राइट ऑफ लाइफ का डिस्कस किया। उन्होंने कहा था फिर अल्लाह कंसर्निंग राइट्स। तो ये वो है कि अगर आपको ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ ह्यूमन इस्लाम तो कहीं पे भी आप लगा सकते हो। अभी हो जाएगा चार्जर। उसके बाद इस्लाम में कुछ चीजें सेक्रेड है और दे आर अनक्वेश्चनेबल। 4 months were declared sacred। ठीक है, इसमें आपने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुतबा हज्जतुल विदा पे, आप इसमें ना आसान तरीका ये है कि आप खोलोगे आयात एंड हदीस रिलेटेड टू हुतबा हज्जतुल विदा, तो वो एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी आयात और हदीस की, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, डिफरेंट जगहों से सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें फिर आपको मिल जाएगा कि 4 months सेक्रेट वाली। देखो इस्लाम में जो बिलीफ ये होता है कि आप किसी भी चीज के अंदर रीजन नहीं देते, और फेथ क्या होता है, हम अल्लाह ताला कुरान में शुरू में कहता है कि इम्तिहान क्या मुत्तकी कौन लोग हैं जो गैब पे ईमान लाते हैं, मतलब कि आप कोई रीजन नहीं मांगते कि अल्लाह ताला क्यों एग्जिस्ट करता है, तो ये फेथ है, इसलिए सैक्रेड ये वाले मंथ अगर प्रॉफिट ने कह दिया सैक्रेड है तो हमारे लिए ये मंथ सैक्रेड है। बाकी तो 12 months है लेकिन 4 months सैक्रेड है। उसमें कौन कौन सा है, जुल्काद, जुलहज, मुहर्रम, ये सक्सेसिव मंथ्स हैं। और 4th month कौन सा है, रजब। रजब सक्सेसिव नहीं है, ये साथ साथ आते हैं जुल्काद जुलहज और मुहर्रम। इसमें प्रॉफिट सल्लम की हदीस भी है ना, जुलहज के जो फर्स्ट 10 days में करता है इबादत, तो वो पूरे ईयर की इबादत के इक्वल है। कोई मसला है, कोई नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन कर लो अगर नहीं आ रहा समझ तो। तो इसमें जो आयतें हैं हदीसें आपको एज इट इज आनी है तो वो तो आपने इन्वर्टेड कोमा में लिख देनी है। जो आपको एज इट इज नहीं आती तो फिर उसको आपने जनरलाइज करके लिखना है कि इस्लाम सेज अबाउट दैट। ठीक है, प्रॉफिटिक ट्रेडिशन सेज अबाउट दैट, मतलब जो आयतें सही तरह नहीं आती उसमें यह है कि इस्लाम सेज अबाउट दैट, और वो उस तरह से आयत की फॉर्म में नहीं लिखना है कि फलाना आयत नंबर है और इसमें कहना था प्रॉफिटिक ट्रेडिशन सेज अबाउट दैट, क्योंकि फिर गलत हो जाएंगी ना, जो रट्टा नहीं लगा हुआ और वैसे कॉन्सेप्ट याद है। हाँ जी, नहीं अल कुरान उसमें ही लिखेंगे जो आयत हमें सही तरह याद होगी, उसमें भी ब्रैकेट में अल कुरान लिखेंगे, वैसे कहेंगे कि इस्लाम का इस पे ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगी ना।
आपको उसका कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना, तो फिर ही आप रिलेट कर पाओगे, या नहीं सिर्फ अरबी? एग्जाम्पल दें जरा मुझे। तो फिर आप जब हमें पैराग्राफ खत्म करते हैं ना, उधर दे दे कि एज इन कुरान, तो वो फिर आप जब आयत अरबी में लिख लेते हैं तो उससे आगे अगला पैराग्राफ कर ले, ताकि उसे यही लगे कि जल्दी में वो आगे चला गया। क्योंकि फिर उसके नीचे अगर आप कुछ और जो है वो मेंशन करोगे, इंटरप्रेट कुछ और करोगे, तो फिर अगर उसकी नजर पड़ गई तो गलत हो जाएगा। वैसे पूरा पढ़ते तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो फिर भी आपने ये देखना। उसके बाद राइट टू इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स। इसमें तो बहुत मशहूर है वो कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी को काले को गोरे पे और गोरे को काले पे कोई फजीलत है। फजीलत का म्यार क्या है? तकवा, तो पाइटी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस, ये भी आप इसके अंदर ही आ जाएगा। राइट ऑफ स्लेव्स आ जाएगा। उसमें प्रॉफिट ने दो चीजें कही थी कि आपकी स्लेव्स की फूड वो हो जो आप खुद खाते हो, और आपके स्लेव्स की क्लॉथिंग वो हो जो आप करते हो। तो यही दो मेन चीजें होती हैं जो डेली लाइफ में डे टू डे आप कर रहे होते हो। बाकी तो फिर लग्जरीज में आ जाती हैं, तो यही होती है मेन चीजें। तो ये स्लेव्स में उन्होंने बताया था। उसके बाद राइट ऑफ क्रिमिनल्स, उसमें प्रॉफिट ने डिफरेंट तरह की चीजें बताई थी। ठीक है, उसको हम रिलेट करके लिखेंगे। एक तो ये वाला राइट है कि अगर कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो कोई भी आपका रिलेटिव जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि आप खुद उसके लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये हो गया। उसके बाद राइट ऑफ क्रिमिनल्स में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई क्राइम कर लेता है और उसकी वो सजा कबूल कर लेता है तो फिर उसे सोसाइटी में क्या कराया जाए? री इंटरप्रेट कराया जाए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं ना करती। अगर फॉर इंस्टेंस आपने कहीं पे कुछ गुनाह कर दिया, कत्ल कर दिया, सोसाइटी में दोबारा रह रहे हो, तो वो बार बार यही कहेंगे। ठीक है, हम लोग तो बैठे बैठे गॉसिप कर लेते हैं, तो ये तो फिर एक किसी क्रिमिनल के ऊपर वो है। तो वो री इंटरप्रेट सोसाइटी में कराया जाए। फिर इसके लिए इस्लाम ने हिजरा भी सजेस्ट की है। प्रॉफिट ने कहा कि कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि आपको वो सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करी, तो वहां से हिजरत करके किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि अगली सोसाइटी जो है वो आपको नए तरीके से एक्सेप्ट कर सके। फिर इसमें आप काफी एग्जांपल्स कोट कर सकते हो कि इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आप के फादर मदर या आप खुद कहीं पे ऐसी पोजीशन पे हो कि आपको कोई स्पेशल प्रेरोगेटिव या प्रिविलेज है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह की सजा से बच जाते हो। क्योंकि हजरत उमर जो थे वो जब खलीफा थे तो उनके बेटे ने जिना किया था, तो हजरत उमर ने क्या किया था? स्टोन्ड हिम टू डेथ। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया था। फिर एक औरत थी, उनसे जिना हो गया था इस्लाम में, तो हजरत उमर ही थे पास खड़े, तो उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट सल्लम को कि मतलब मुझे इसके ब्लड से भी स्मेल आ रही है। तो प्रॉफिट सल्लम ने कहा था नहीं, वो तो पाक होके जा रही है। कि अगर कोई अपने इस्लाम में कोई अपने क्राइम की पनिशमेंट ले लेता है ना, तो पनिशमेंट आपको फ्री कर देती है, ठीक है, फ्रॉम दैट क्राइम। उसके बाद ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। तो ये मुहावरा मशहूर है ना, बोले बाद ही में। देखिए, आपकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चे पीएमएस करते हैं, सीएसएस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन्हें ट्रेनिंग कराई जाती है कि हाउ टू एक्ट, हाउ टू ईट, हाउ टू वियर, हाउ टू बिहेव इन सोशल सर्कल्स। तो आपको बताया जाता है। इसी तरह इस्लाम में जो रिलीजियस ड्यूटीज है ना, वो ट्रेनिंग है फॉर बीइंग गुड मुस्लिम। अब इसमें कौन सा है? और उसमें भी एक टाइम लिमिट्स हैं कि आपने नमाज है तो वो टाइम में करनी है। फिर रोजा है तो अगर आप बीमार नहीं हो या आप सफर में नहीं हो, इसके अलावा आप नहीं छोड़ सकते। फास्टिंग आपने विदिन टाइम करनी है। हज है तो उसके लिए भी एक टाइम है।
ज़कात है तो वो उसके लिए टाइम इस तरह से है कि वंस इन अ ईयर, अगर आपके पास इस, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि इस अमाउंट से ज्यादा मनी है या इससे ज्यादा सोना है या चांदी है। तो ये जो ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस ड्यूटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रोफेसर सल्लम ने डेथ बेड पे इनमें से जो सबसे ज्यादा इंडोर्स किया था वो प्रेयर को इंडोर्स किया था, कि जब वो फौत हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी उम्मत दो चीजों को ना छोड़ना। ठीक है, ये आप आर्गुमेंट लिख भी सकते हो कहीं पे। एक क्या, नमाज को, और दूसरा मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना। ये दोनों देखो बहुत रिलेट करती है। नमाज जो है वो अकाउंटेबिलिटी टू गॉड है, और दूसरे में आपकी क्या आ गई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि जो पुअर लोग हैं उनका आप ख्याल रखो। ये हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन आपका तो पूछें। ऑनलाइन कितने स्टूडेंट हैं? 9। उनसे भी पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। तुम हंसते बड़ा सवाल भी कर लो। अच्छा, वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स पे अब आते हैं। फिर अभी हम इस्लाम की पढ़ेंगे। अभी हमने हुत्बा हज्जतुल विदा का ही लार्जली पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और उनको फिर हमने डिटेल से इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि एज इट इज हुत्बा हज्जतुल विदा तो नहीं आता, वो इस्लाम के ही राइट्स में, ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो सोशल एवोल्यूशन पे बेस करती है, कि उनमें सोसाइटी के 3 पार्ट्स रहे थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली हम तो इस थ्योरी पे इस्लाम तो बिलीव करते हैं ना कि शुरू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे और 7 लॉज भी आ गए थे, और वो लॉज जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं। पहला कत्ल हुआ था तो उसे उस टाइम पे उसकी सजा मिल गई, तो दिस इज द इस्लामिक बिलीफ। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो सोशल एवोल्यूशन पे है, कि वो क्या कहते हैं, हंटर इरा में राइट्स डिफरेंट थे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आ गई तो राइट्स डिफरेंट हो गए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री आ गई तो राइट्स डिफरेंट हो गए। अब इसको थोड़ा सा बस डिस्कस करना, हंटर इरा में रिलेटिवली मेल फीमेल इक्वल थे, क्यों? क्योंकि मेल जो था अगर वो बाहर शिकार करने जाता था तो फीमेल जो थी वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करती थी, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए उससे बचाने के लिए। और इसके अलावा अगर मेल टाइम पे नहीं पहुंच सकता तो फूड प्रोविजन भी बच्चों को उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एग्रीकल्चर एरिया में फीमेल अगेन डोमेस्टिकेट हो गई, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मेंटेनेंस की किस पे शिफ्ट हो गई, मेल पे। फिर वर्ल्ड वॉर्स हुई यूरोप में, हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो मेल्स की डेथ हो गई। आपको बस इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए, वरना इस्लामियत में ये चाहिए नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर फीमेल्स को उन्होंने दोबारा इंडस्ट्री में निकाला, तो दोबारा इंडस्ट्री में निकाला तो वो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी शुरू कर दी, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सी आती है इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी की। तो जब वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई तो फिर उन्होंने दोबारा दूसरी चीजों के लिए भी करनी शुरू कर दी, सोशल। फिर उन्होंने कहा हमारा पॉलिटिक्स में भी, पावर में भी से होनी चाहिए, पॉलिटिकल भी, फिर साइकोलॉजिकल आ गई, और फिर फेमिनिज्म की वेव्स पे वेव्स चलती गई। तो वेस्टर्न फिलोसफी एक्चुअली बेस करती है सोशल एवोल्यूशन पे। हमारी किस पे बेस करती है? फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारी, हमारा डिवाइन लॉ है जो कि शुरू से एग्जिस्ट करता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। ठीक है, तो वो डिवाइन लॉज आते रहे। तो हम अगर प्रॉफेट सल्लम की हदीस भी पढ़े तो उन्होंने कहा कि तमाम अंबिया जो हैं उनका जो स्पिरिट ऑफ रहा है रिलीजन वो सेम ही रहा है जैसे इस्लाम का है, कि यही वाली राइट्स रहे हैं, ये वाली ड्यूटीज रही है। बस थोड़ा बहुत यह है कि चीजें एड अप होती गई हैं सोसाइटीज के अकॉर्डिंगली, जिस सोसाइटी में वो आते गए। तो ये हो गया। इसमें वो रोसू का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेंशन कर देना, ये भी कहीं पे अगर जरूरत पड़ जाए। वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ ह्यूमन, वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स पे वो इस तरह से बात नहीं करता, लेकिन वो ये है कि कहीं पे आपको कंपेयर करना पड़ जाए वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स और इस्लामिक ह्यूमन राइट्स को, तो आप कह सकते हो कि इस तरह से उन्होंने लर्न किया है, जबकि हमारे पास शुरू से डिवाइन लॉ है। अगर हम उस डिवाइन लॉ को नहीं फॉलो करते, ओवरराइड करते हैं, कहीं पे हम वी फ्लॉट द लॉ, तो फिर हमें उसका नुकसान होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक डिवाइन गिवन लॉ है, लेकिन उन्होंने इवॉल्व करके बनाया कि ये लॉ हो गया, अब ये लॉ हो गया, अब ये लॉ हो गया। अब रोसू का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? उसमें दो चीजें हैं। एक ये कि सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और स्टेट की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सोसाइटी की क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे इशारा है तो आपने फॉलो करना है। ठीक है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने इस चीज का ख्याल रखना है, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं करता, अगर कोई करता है तो उसे चलान करे। तो इतना ही आपको बस पता होना चाहिए। बाकी मैग्ना कार्टा जो है उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर बच्चे ने किया हुआ होता है।
लेकिन वो बहुत पहला इनका है। उसके बाद इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन राइट्स पे आ जाओ। अभी हम सिर्फ फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि मेनली तो यही आता है ना कि कैसे इस्लाम का जो है या वो ह्यूमन राइट्स जो है वो ज्यादा बेहतर हैं वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स के, जबकि वेस्टर्न जो है ह्यूमन राइट्स की वजह से हम देखते हैं कि फीमेल्स की ज्यादा तरक्की है। तो आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप आइसलैंड देख ले, आइसलैंड दुनिया में विमेन राइट्स के लिए फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, ऐसे के लिए जो आप निकालोगे इसके अंदर भी यूज करो, जहां जहां आप लोग यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आइसलैंड ह्यूमन राइट्स में फर्स्ट नंबर पे आते हैं। लेकिन अगेन अगर हम देखें तो वहां पे गवर्नमेंट जब चली थी तो सबसे ज्यादा वर्क प्लेस हरासमेंट थी। तो वर्क प्लेस हरासमेंट की जब रिपोर्ट आई तो हाईएस्ट वर्क प्लेस हरासमेंट। अगेन क्या है कि आपके अंदर एक एथिकल कोड होता है जो आपको लिमिटाइज करता है, ना कि आप एक ह्यूमन मेड कोड बना लो, तो वो डिवाइन ही है। तो आपने श्योर करना है कि डिवाइन कोड जो है वो कैसे बेटर है देन द वेस्टर्न फिलोसफी। बाकी आप क्वेश्चंस करोगे तो उससे भी हम कर लेंगे। फिर आपने वेस्ट के साथ भी, कम्युनिज्म के साथ भी, जैसे कम्युनिज्म बिल्कुल इक्वालिटी की बात करता है राइट्स में भी, ठीक है। और अगर आप कैपिटलिज्म की बात करो तो वो बिल्कुल इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। तो इस्लाम क्या है, आपने लिखना कि मिडल पाथ है। कैसे कि आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, एग्जांपल दे लो ना उसकी, प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर अगेन क्या है, सबसे पहले जो आपके ऊपर फर्ज है वो क्या है, ज़कात है, फितराना पे फर्ज है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ वाजिब इज अ फर्ज इन इस्लाम, इट्स अ हदीस ऑफ अ प्रॉफिट। तो ज़कात और फितराना तो हो गया, उसके बाद आपके सदकात है, ठीक है। तो ये जो चैरिटी है उसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या करता है, इट्स अ मिडल वे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इस तरह आपने हर जगह पे हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो जस्टिफाई करते जाना है कि हाउ इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड एंड द राइट्स आर मेंशन्ड इन इस्लाम आर मोर सुपीरियर देन अदर रिलीजन्स। उसके बाद इस्लामिक फिलॉसफी पे आ जाओ आप, ह्यूमन राइट्स पे। तो सबसे पहला क्या है, कुरान, कि जो चीज कुरान में है वो आप नहीं कर सकते। दूसरी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना, मतलब हदीस देख लो, उनका ट्रेडिशन देख लो कि उन्होंने कहा फॉलो किया था। ऐसी हदीस भी है ना कि जिनसे कोई काम कोई कर रहा है, अगर प्रॉफिट नहीं मना कर रहे, सहाबी उनके सामने कर रहे हैं, तो बाकी बाद में जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा कि ये भी एक सुन्नत है कि जिससे उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या है इस्लाम में, सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में अब आपका ना इज्तिहाद आ जाएगा, इजमा आ जाएगा और इस्तिस्लाह आ जाएगा, इस तरह की चीजें आ जाएगी। वो हम इस्तिहाद का चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीजें करा दूंगी जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लाम में आती हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर हम देखें तो जो इस्लामिक फिलॉसफी में सबसे पहले पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन लाइफ। यहाँ पे अब जैसे तुम कह रही थी कि कोई भी आयत जो है वो अरबी में लिख सकते हैं, अब जैसे कुल हुवल्लाहु अहद तो सबको ही आती होती है ना, तो वो आप लिख सकते हो। तो अब यूनिटी ऑफ लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यूनिटी ऑफ गॉड है, बल्कि यूनिटी इन एवरीथिंग है आपकी, ठीक है। एवरीथिंग में किस में यूनिटी, आपका एथिकल कोड भी इस्लाम से ड्राइव हो रहा है, आपकी इकोनॉमी भी हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ भी उससे हो रही है, आपकी पॉलिटिकल लाइफ भी उससे हो रही है। देखो जैसे पॉलिटिकली फीमेल कांट बी हेड ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ठीक है। वैसे तो हेड ऑफ स्टेट हो सकती है ना, पाकिस्तान उन फ्यू मुल्कों में जहाँ प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही है, ठीक है, लेकिन इस्लाम में नहीं हो सकती। इस्लाम में फीमेल जज हो सकती है, वो इज्तिहाद है उल्मा का इस पे। तो ये चीजें जो है ना वो हमें पूरा कोड कहाँ से मिलता है, सोशल भी इस्लाम से मिलता है। तो ये इसमें क्या है, अगेन क्या है, यूनिटी है। और इस्लाम किसी किस्म के सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट नहीं करता, एथनिसिटी को प्रमोट नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ क्रीड प्रमोट नहीं करता। तो ये अभी लग रहा होता है जब आप पढ़ रहे होते हो कि हमें आता है, लेकिन अगेन वर्बोसिटी मैटर व्हेन यू हैव टू राइट द पेपर ऑफ इस्लामिक स्टडीज। तो आपको पता होना चाहिए। पहले आपको लग रहा था कि मुझे तो ये सब आ रहा है, हलवाई आता। इससे क्या होता है, इससे आप ना डबल माइंडेड नहीं लाइफ में होते। अगर मुझे पता है कि देयर इज इक्विटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम, तो व्हाई वुड आई विल स्ट्रगल इन माय फैमिली लाइफ फॉर इक्वालिटी, कि मुझे अपने फादर जितनी इक्वालिटी चाहिए। तो तभी करूंगी ना जब मैं इक्वालिटी पे बिलीफ रखती हूँ। तो आपकी लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं रहते।
तो कॉन्ट्राडिक्शंस को खत्म करने के लिए यूनिटी बहुत जरूरी है। तो इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ राइट सबसे पहले आपको क्या देती है, यूनिटी देती है लाइफ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला भी ह्यूमन की क्या चाहते हैं, प्रोग्रेस क्या चाहते हैं। इधर आप ये हदीस निकाल सकते हो, लिख सकते हो। Prophet ﷺ said, "The best among you is who lives not this world for the hereafter and hereafter for this world." तो इस तरह की आपने निकालनी है जो हर जगह लग सके, कि इस दुनिया के लिए अब ये देखो यहाँ पे लग रही है वो ये और कहीं भी लग सकती है। रेफरेंसेस में आप उसका हो, हाँ 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 के हाँ मतलब इलेबोरेटिवली यू आर सेइंग कि अगर कोई शिया का पॉइंट ऑफ व्यू लिख देते हो और चेक करने वाला सुन्नी है या वहाबी है तो वो उसको करेगा। उसका आसान तरीका यह है कि आपने खुद तो कोई ओपिनियन देनी नहीं, खुद जो अपनी ओपिनियन देनी है वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो अगर आपके पास वो हदीस या आयत का रेफरेंस है उससे दो, अगर वो नहीं है तो किसी बंदे का रेफरेंस आप दे दो। जैसे मदूदी है वो ये कहते हैं, तो मदूदी का हर बंदे को पता है कि उसका लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू ही होगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन आपके पेपर में ना एक बैलेंस नजर आना चाहिए, एक जगह आप मदूदी दे रहे हो तो दूसरी दफा डॉक्टर इसरार अहमद दे दो ताकि कंजर्वेटिज्म भी उसे नजर आए। तो इस तरह नहीं कि अगर आप सिर्फ लिबरल भी लिखते जाओगे स्कॉलर्स तो उसे लगेगा कि ये बंदे का खुद भी पॉइंट ऑफ व्यू लिबरल है, तो मिक्स करके आप दे लो कि फला ये कहता है, फला ये कहता है। फिर अगर जहाँ पे आपने कोई बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देना हो तो 3-4 ऐसे उलमा भी हैं स्कॉलर्स जो कि बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जो किसी भी उसको नहीं सपोर्ट करते, तो वो इस तरह आप डिफरेंट के नाम उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप डालेंगे ना, जैसे आप दूसरे स्कॉलर्स का डालते हैं। साथ अगर आप इंग्लिश राइटर्स का भी एक दो लिख दो, कि जैसे गाइटन है उसकी भी एक बुक है इंग्लिश में उसके ऊपर, विल डोरेंट जो है उसकी है कि उसने सिविलाइजेशन पे सर्च की थी, उसको रिलेट कर दो इस्लामिक सिविलाइजेशन से। वो आगे सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगी ना तो उसको रिलेट करके भी वो लिखता है चुगताई जो है ना। तो इस तरह की चीजें जब आप डिफरेंट डिफरेंट देते जाओगे ना, एग्जाम्पल डॉक्टर अनीस अहमद है उनका दे दो, तो उसे ये लगेगा कि इससे सिर्फ रेफरेंसेस कोट किए हुए, इसका कोई खुद बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो आपने इस तरह बैलेंस करना पेपर को, और अपनी जो आपकी ओपिनियन होगी वो जो यूनिवर्सली इस्लाम की एक्सेप्टेड है, जैसे नमाज पे सबका इत्तेफाक है, इज्तिहाद होना चाहिए, ये सबका इत्तेफाक है। तो इतना तो वो नहीं होगा ना कंजर्वेटिव जो पेपर चेक कर रहा हो कि इज्तिहाद कोई ना मानता हो, इतना तो वो मानता होगा। बेसिकली जो यूनिवर्सली आपको नजर आता है ना वो मानते होंगे। जैसे ये वाली अब आयत है, इस तरह ये भी निकाल लेना कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड माय कम्युनिटी विल नॉट एग्री ऑन एरर। तो इस तरह की हर जगह यूज हो सकती है कि इसका मतलब है कि जहां पे इजमा होगा वो एरर नहीं हो सकती। माय कम्युनिटी विल नॉट एग्री ऑन एरर, ये हदीस है। दूसरा वैल्यू ऑफ इक्विटी और जस्टिस इस्लाम में। अब ये देखो जैसे आपने क्वेश्चन किया तो यहाँ पे हम जस्टिस में रेफरेंस देंगे इस कुरान की आयत है 4:135, ठीक है। उसके अंदर ना उसको हार्वर्ड स्कूल ऑफ थॉट ने कहा है कि ये जस्टिस की हाईएस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये आयत बहुत लंबी है, 4-5 लाइनों की, तो ये याद तो होनी नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट आपने लिख देना कि उन्होंने कहा है कि जस्टिस की ये क्या है, हाईएस्ट एग्जांपल है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप मतलब जस्टिस में इस तरह हो कि आप अपने रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े हो जाओ, फिर इस तरह बता बता के कहा है कि इवन आप खुद भी गलत हो तो अपने अगेंस्ट खड़े हो जाओ, फिर उसमें कोई 4 पॉइंट्स आगे से बताए हुए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपने लिख देना। तो ये जस्टिस में आ गया। इस तरह अपने रेफरेंसेस जब देते जाएंगे ना तो चीजें कवर हो जाएंगी। वैल्यू ऑफ इक्विटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। इस्लाम में देखो किसका ज्यादा राइट है, मेरी अपनी मदर का ज्यादा राइट होगा या कोई अगर कोई बाहर मुझे आंटी बहुत पसंद है उनका ज्यादा राइट होगा, मदर का ही ज्यादा होएगा ना। तो इसलिए इस्लाम में इक्विटी का कॉन्सेप्ट जस्टिस के साथ इस वजह से आता है कि जिसको जितना चाहिए होता है उतना देना। इक्विटी का मतलब ये होता है, इक्वालिटी का ये होता है कि मैं इसे भी वही दे दूं और आपको भी वही दे दूं, ठीक है। तो इक्वालिटी इज नॉट जस्टिफाइड एनीवे। अल्लाह ताला सेज इन कुरान, वी हैव रैंक्ड सम ऑफ यू अबव अदर्स दैट वी मे नो हु विल पॉलिश देयर कंडक्ट। तो ये आयत है कुरान की। तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट जैसे वीमेन की इक्विटी है, कॉन्सेप्ट इस्लाम में बहुत जरूरी है। तो जस्टिस जो है ना इस्लाम में वो डिफाइन ही नहीं हो सकता विदाउट इक्विटी, ये डॉक्टर हनीस अहमद कहते हैं। ये इनका रेफरेंस लिख लो,
जस्टिस में वो वाला लिख लेना, हार्वर्ड स्कूल ऑफ थॉट वाला, इसमें ये वाला लिख लो। उसके बाद आगे आ जाओ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसका आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ ही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है। आप देखो ना, हमारा अगर ब्लेस्ड फैमिली लॉ भी है तो उसके अंदर भी इतनी बार आपको, वो तो चले हम लोगों ने ही कर दिया ना, उसे सेक्टेरियनिज्म बेस और पर्सनल ग्रजेस बेस बना दिया, लेकिन वैसे जो ब्लेस्ड फैमिली लॉ जो रियल में एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली तो आपको बहुत बार माफी का होता है कि आपको फांसी के उस पर लेके जाके तो फिर दोबारा आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर आप तौबा कर जाते हो। तो राइट टू लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम, टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं भी लग सकता है प्लूरलिज्म वाला। हाँ जी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में किसकी एग्जांपल? किसास की, हाँ बिल्कुल। हदीस कुरान पाक की आयत है कि मोमिनों किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। हाउ किसास इज लाइफ, हाँ हाउ किसास इज लाइफ। फिर इसको एक्सप्लेन करना ना थोड़ा आगे से। इस तरह लाइफ है कि अगर मैं एक कत्ल करती हूँ और मुझे उसका बदले में कत्ल किया जा रहा है तो इट विल बी अ लेसन फॉर ऑल अदर्स कि नहीं ऐसे करना। तो वो एक डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी इस्लाम की। गुड, इस तरह की एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो अब क्या है, रिलीजियस फ्रीडम एंड प्लूरलिज्म। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, लेट देयर बी नो कंपल्जन इन रिलीजन, आया था कुरान। प्रॉफेट सल्लम की हदीस है कि उन्हें कहो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। क्योंकि वो नहीं मानते थे ना, यहूदी बहुत आर्गुमेंट्स करते थे। इसी तरह हर नस्ल बहुत आर्गुमेंट्स, जिसने तबाह होना होता है वो बहुत करते हैं। आर्गुमेंट्स हराम नहीं है इस्लाम में, क्वेश्चनिंग हराम नहीं है इस्लाम में, लेकिन अगेन जस्ट टू अवॉइड अवॉइड द लॉज हम क्यों करते हैं? मतलब फॉर इंस्टेंस मैं पर्दा खुद नहीं करती प्रॉपरली तो मैं कहूँगा पर्दा इस्लाम में है ही नहीं, तो दिस इज अ बैड थिंग। तो हम आर्गुमेंट्स किस लिए करते हैं? फॉर द सेक ऑफ गेटिंग रीडिंग ऑफ द लॉज ऑफ इस्लाम, तो दिस इज अ बैड थिंग। उसके बाद आगे आ जाओ। तो इस तरह कोई लिबरल बहुत व्यू नहीं लिख के आना, जो इस्लाम में सीधा सीधा है वही लगा के आना। तो बहुत भी लिबरल जाते हैं उन्हें कम मार्क्स, बहुत कंजर्वेटिव जाते हैं उन्हें भी कम मार्क्स। तो एक मॉडरेट सा व्यू दे के आना है कि जो सीधा सीधा है वो सीधा सीधा है। बाकी हम जिन चीजों पे, जैसे टेररिज्म है जिसमें सब मानते हैं बुरा है, तो उस पर हम बात करते हैं। एक्सट्रीमिज्म है जो बुरी है, जैसे इज्तिहाद नहीं हो रहा वो बुरा है, जैसे इजमा जो है वो ठीक नहीं हो रहा बुरा है। फिर इस तरह हम जैसे हमारी ओआईसी काम नहीं कर रही वो बुरा है। तो जिस पे यूनिवर्सली लोग मानते हैं वो आपको पढ़ के वैसे आइडिया हो जाएगा, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ द इंटेलेक्ट इन इस्लाम, dynamic role and value of intellect, dynamic role। देखो वैल्यू ऑफ इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि देयर इज नो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग देन द इंटेलेक्ट। तो ये लिख लो। पहले तो आपने ये देखे आसान आसान हदीसें आयतें आपको याद है जो रहती हैं, वो आपने लगानी है। आपने आपको भी मुसीबत में डालना और उसे भी बार बार नजर आ रहा है आपको पेपर में कि आयतें हदीसें आ रही है, क्योंकि याद ही नहीं होती ना, कॉन्सेप्ट याद रह सकता आपको। अच्छा, तो ये आपने लिखना है वैल्यू ऑफ इंटेलेक्ट में। उसके अलावा अगर आप देखो तो इसके एग्जांपल क्या है अभी, तो इस पे इस्तेहाद भी है कि फीमेल प्रीच कर सकती है, यानी डॉक्टर फरहत हाशमी करती हैं, डॉक्टर निगत हाशमी करती हैं, बहुत ऐसी फीमेल हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं इस्लाम में। लेकिन फिर अगेन ये डिबेटेबल है कि फीमेल को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत आता है। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की एज क्या थी? इट वॉज 18 ईयर्स एंटिल 48 वो उनकी डेथ हुई थी। तो उन्होंने इतने साल क्या किया? प्रीचिंग किया। तो इस्लाम में ये नहीं है कि सिर्फ एक रोल, डायनामिक रोल है। तो अब यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट ये भी बन सकता है कि उस टाइम पे नॉलेज वेस्ट हो जाता, ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन आपने उसमें पढ़ना ही नहीं है, आपने पेपर में मार्क्स लेने हैं, तो आपने उस लिए सीधा सीधा आर्गुमेंट देने हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ ऑनर, डिग्निटी एंड लीनियज ऑफ ह्यूमन काइंड, ये तो बिल्कुल राइट समझा ही नहीं जाता ना। हमें कल्चर से नहीं सिखाया जाता ना, इसमें कल्चरल फैक्टर्स हैं कि हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, हमें अपनी सोसाइटी से नहीं मिलता। मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ कि हमें सोसाइटी से नहीं सिखाया जाता, हमें पेरेंट्स से नहीं सिखाया जाता, हमें सर्कमस्टांसेस से नहीं सिखाया जाता कि कैसे किसी को डिग्निटी या ऑनर की प्रोटेक्शन करनी है। वरना हाँ आप देखो तो इस्लाम के अंदर बुख्तान के ऊपर क्या कहा है, कुरान में कहा गया कि उसको क्या करो, 80 लैशेस लगाओ और फिर उसकी क्या करो, डोंट एक्सेप्ट हिज टेस्टिमनी,
कि उसका फिर वो कोई सबूत या उसकी कोई गवाही या कुछ भी ऐसा ना मानो। तो ये कुरान की आयत है कि अगर कोई किसी की ऑनर और डिग्निटी को ब्रीच करता है, और इसमें मेनली किसको कहा गया है? टैजेड वुमेन को, क्योंकि ज्यादातर तो इसी पे लगते हैं ना। हाँ, तो इस पे इस्लाम में कहा गया। लेकिन अगेन अगर वो फिर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं या रिपेंट करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अगेन उनकी एक्सेप्टेबल है, लेकिन आफ्टर पनिशमेंट एंड आफ्टर करेक्शन। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी किसी की ऑनर डिग्निटी की हिफाजत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस्लाम में हर चीज पे कहा गया। चुगली की आप देखें तो आपको बहुत हदीसें मिल जाएंगी। एक हदीस ये भी है कि जैसे मुर्दा बाई का गोश्त खा रहा है, फिर आपको बुहतान की बड़ी हदीसें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है ये इस्लाम में मना की गई। क्यों? क्योंकि इससे अगेन आपका क्या प्रोटेक्ट होएगा या प्रिजर्व होगा? आपकी सोसाइटी अच्छी होगी, आप प्रोग्रेस करोगे, फैमिली सिस्टम अच्छा होगा, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस और पॉजिटिव आप एक्सटेंशन रखोगे। उसके बाद आगे आ जाए सैंक्टिटी ऑफ ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप देख रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने इनहेरिटेंस के लॉज बनाए। ना सिर्फ इनहेरिटेंस के लॉज बनाए, साथ क्या है कि उसके लिए क्या होने चाहिए? आपके पास प्रॉपर गवाह होने चाहिए। फिर उसके बाद सैंक्टिटी ऑफ ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी में ये भी है कि अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसके लिए भी प्रॉपर लॉज बनाए। इसका जब हम आएंगे ना इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम में, तो फिर इनहेरिटेंस को प्रॉपर पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसे कैसे इस्लाम में है। तो वो फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये जो है ऑनरशिप एंड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को उसका राइट नहीं दे सकते। बेटी को बेटी का मिलेगा, माँ को माँ का मिलेगा, बेवा को उसका मिलेगा। लेकिन अगर हम कल्चरली देखें तो ये नहीं प्रैक्टिस हो रहा। तो ये आपने ऑनरशिप का, इसमें अगर आप लिखना चाहो तो एक एग्जांपल लिख लो मौलाना मदूदी की, कि इस्लाम में ये राइट्स जो हैं, प्रॉपर्टी राइट्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फर्ड बाय गॉड। और उन्होंने इसमें एक बात की थी मौलाना मदूदी में, देखिए हर चीज एवोल्यूशन हो रही है तो क्या होता है, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो इस्लाम में जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनमें नो अमेंडमेंट्स लाइक एनी फिलोसफी। तो मौलाना मदूदी कहते हैं कि इनहेरिटेंस के राइट्स में किसी किस्म की फिलोसफी की तरह अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। जैसे एग्रीकल्चर वाले बहुत बड़ा आर्गूमेंट देते हैं, जी शेयर जमीनें छोटी होती जा रही है, हम आगे जाके नस्लों में शेयर करते जा रहे हैं तो बड़ी टेक्नोलॉजी मंगवाई जा रही है। तो इस तरह के बड़े लिबरल आर्गूमेंट्स हैं जो कि इनहेरिटेंस के डिवीजन के। लेकिन इस्लाम में क्या है, मौलाना मदूदी कहते हैं कोई फिलोसफी नहीं है, ये इस्लामिक राइट्स हैं, तो ये इसी तरह चलेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इस्लामिक फिलोसफी में आ गई। अब हम कुरान हदीस से वैसे जनरल राइट्स की बात कर लेते हैं। अब आपके पास खुतबा हजतुल विदा और फिलोसफी में जो राइट्स आ गए ये भी कहीं पे भी यूज होंगे। लेकिन अभी हम अब क्या करेंगे, जनरल राइट्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स की बात करेंगे। फिर हम राइट्स ऑफ वुमेन की बात करेंगे। टाइम बता सकते हैं आप में से कोई? 5:30 6 6 अच्छा 5:30 में आएंगे। हम ना ये सिर्फ पढ़ के ना एसेंशियल राइट्स, उसके बाद हम नमाज ब्रेक करेंगे 10 मिनट की, और नमाज ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा आगे से नॉन मुस्लिम के राइट से शुरू करेंगे। अब आप आ जाए फंडामेंटल राइट्स में। उसमें आपने बस याद ही रखना है, आपको आउटलाइन पूरी आनी चाहिए। वहां पे ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स लिखने बैठे तो फिर आप एक एक राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी बोल जाओ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको आते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, ये हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिलेबस भी ज्यादा है। तो इसलिए फिर जो चीजें हमने डिस्कस की होंगी वो अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन हम दोबारा डिस्कस उसे नहीं करेंगे। राइट टू लाइफ, आंटी लानलेस को किसी को कोई मसला होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी डिस्कस कर लिया। क्या इक्वालिटी नहीं है ना, देखो अगेन इक्विटी है। फूड वेब है ना, अगर हम खाएंगे नहीं तो फिर तो हम क्या उन्हें, जानवरों को नहीं खाएंगे, उन्हें नहीं खाएंगे, हम ओमनीवोरस कैसे हैं? फिर तो हम वो हो गए ना वो जो मम्मी डैडी बच्चे आजकल। हाँ हाँ, राइट्स टू एनिमल्स फिर आप लिखो, वो डिफरेंट उससे कहते हैं राइट्स टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। उसमें फिर आप एनिमल्स के लिखो। जैसे इसमें एक हदीस की एग्जांपल आ जाती है कि सहाबा ने एक दिन वो एक कोई चिड़िया थी वो ले आए थे, तो उसकी आवाज आई तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
प्लेस हिज चाइल्ड बैक। तो ये एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद हमने डिग्निटी का राइट पढ़ा, वो लिख लो, तुम भी लिखो, हाँ आप भी लिखो। राइट टू जस्टिस आ गया। उसके बाद अगला राइट टू जस्टिस लिख लिया। अब हम 6 पे पहुंच गए ना, राइट टू प्राइवेसी आ गया। इसमें आप देखो, हमें आज तक पता ही नहीं होता, सूरह नूर में अल्लाह ताला ने अजाब का कहा है कि अगर ईशा के बाद आप किसी के घर में बगैर किसी काम के और बगैर उसके कि उसने इनवाइट किया घुस जाते हो। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था ना, तो सहाबी उठ के नहीं जाते थे। ऐसे जैसे हमारे यहाँ होता है कि गपशप अगर अच्छी चल रही है तो उसको लिंगर ऑन करते जाते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ का हम ख्याल ही नहीं करते। तो ईशा के बाद इस्लाम में मना किया गया। राइट टू प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्लाम। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी के घर में एंटर ना हो आंटी अनलेस के आपको इनवाइट किया जाए, या फिर अगर आपने वैसे किसी काम से भी जाना पड़ गया तो अनाउंसमेंट करो। इसीलिए कहा गया ना 3 बार सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद राइट टू पीस मेकिंग। कि अगर मुसलमानों की लड़ाई हो गई है तो ये भी एक आपकी ड्यूटीज में आता है कि आपने पीस मेकिंग करनी है। ठीक है, आप देखो ना, ये तो प्रॉफिट सल्लम जो थे वो पीस मेकर भी थे। हम प्रॉफिट सल्लम एज पीस मेकर पढ़ेंगे, उसमें भी एग्जांपल आ जाएगा। इस तरह सुलह में अल्लाह ताला ने झूठ भी अलाउड किया हुआ है, वरना झूठ इस्लाम में हराम है। लेकिन सुलह में कि अगर वो हो जाए आपका मतलब रिकॉन्सिलिएशन हो रही हो तो थोड़ा बहुत, ये नहीं कि वहां पे आप सारी अपनी कसर पूरी कर लो। तो ये है राइट टू पीस मेकिंग। उसके बाद राइट टू प्रोटेस्ट भी है। राइट टू प्रोटेस्ट है, इसमें हजरत हफ्सा की एग्जांपल आ जाएगी। हजरत हफ्सा जो थी वो प्रोटेस्ट मतलब कि अगर आपको किसी से कोई मसला आ रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट का मतलब नॉट कि आप बैठ के कहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट। ये आपका आर्गुमेंट से भी हो सकता है, ये आपके कुछ लोग इकट्ठे करके भी हो सकता है। जैसे हजरत हफ्सा थी, तो हजरत हफ्सा को प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी आयत पे डिसएग्रीमेंट था, तो वो इस पे कर रही थी और उन्होंने बाकी लोगों को भी साथ मिलाया हुआ था। तो हजरत उमर आए थे, उनकी बेटी थी, तो हजरत उमर ने कहा कि आप क्यों प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे क्वेश्चन कर रही हो, आपको नहीं पता कि अल्लाह के नबी हैं और आपके हस्बैंड हैं। तो फिर हजरत हफ्सा ने कहा कि मतलब मेरे हस्बैंड ने तो मुझे खुद राइट दिया है आर्गूमेंट करने का। तो फिर हजरत उमर चले गए। तो राइट टू प्रोटेस्ट इस्लाम में बड़ा फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि इससे आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, डिस्कशन से फिर अगले को भी पता चलेगा। और अगेन अल्लाह ही जो है वो ऑल हियर ऑल नोअर है। इसमें आप वाक्य इसकी ही एग्जांपल दे सकते हो। अब देखो कुछ जो जार्गन्स है ना वो आपने, मैं लोग कहते हैं नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे लिखना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन जाता है। वाकया इफ्क जो है कुरान पाक में आया है, हजरत आयशा वाला वाकया, जिसमें हजरत आयशा पे भुगतान लग गया था और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बुलाते रहे थे, 1 महीना नहीं बुलाते रहे थे। फिर बाद में उनके मदर फादर ने भी वैसे सपोर्ट नहीं किया और उन्हें तौबा का कहा गया। बहुत लंबी हदीस है, उसको मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ। तो लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सौतनों पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, यहाँ तो कोई होता तो कहता कि इन्होंने खिलाई है। तो उन्होंने वाकया इसमें फिर लास्ट पे जाके अगर हम देखें ना, तो जब उन्होंने कहा, हजरत आयशा ने फिर सबसे, शी प्रोटेस्टेड फॉर हर पर्सनल राइट कि मेरा वो क्यों नहीं है। फिर अपने पेरेंट्स को भी कहा, अपने हस्बैंड को भी कहा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। जब वही आई तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब तुम्हारे वही आ गया, तो उन्होंने कहा थैंक्स टू अल्लाह। तो उनके पेरेंट्स ने कहा यू शुड बी थैंक टू योर हस्बैंड एज वेल। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, सपोर्ट तो मुझे अल्लाह ने किया, वो प्रॉफिट थे। तो अगेन राइट टू प्रोटेस्ट है जहाँ पे आपकी डिग्निटी का मैटर आ जाए। तो ये इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा और कलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा। ठीक है, फिर वो एक वो खाला थी, वो आई थी खाला, उनका नाम है, कुरान पाक की वजह आयते तलाक वाली। तो इस तरह आप डिफरेंट जगहों पे लगा सकते हो। उसके बाद आगे आ जाओ, जहां पे आपको ना समझ आया आप मुझे रोक के तो पूछ सकते हो। राइट टू पीस मेकिंग भी हो गया। राइट टू कॉन्शियस अब्सटेंशन। अब देखो दो तरह की होती है ना, एक तो देखो, मुझे पता है मुझ पे नमाज फर्ज है और मैं सुबह उठी भी हुई हूँ और मैं नमाज नहीं पढ़ी, तो ये तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता भी, आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट एक्ट, और मैं उससे फिर एब्सेंट हूँ, मैं डिसोबे कर रही हूँ गॉड को। एक ये है कि मेरी तबीयत खराब है या कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से लॉजिकली मुझे वो नहीं टाइम मिल सका या नहीं मैं पढ़ सकी। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉजिक का ये लगा रहा मैं बहुत बिजी था। लॉजिकली मतलब ये कि आप जैसे सफर में होते थे प्रॉफिट, तो दो दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते थे और इस तरह कसर की पढ़ लेते थे। तो ये वाले लॉजिक, जैसे जहाज में थे एक बार तो उन्होंने इकट्ठी पढ़ी थी नमाजें फिर शाम में। तो ये वाला लॉजिक, तो ये वाली अब्सटेंशन इस्लाम में अलाउड नहीं है। राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स।
तो औरतें भी आती थी और वो पर्दे में खुतबा सुनती थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का सबको राइट है। इवन जब चैरिटी का आया तो औरतों ने उस टाइम पे अपने जेवर उतार के वहां पे रख दिया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देंगे। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा है कि आपको पब्लिक अफेयर्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद राइट टू सोशल एंड लीगल इक्वालिटी कि सबको होगी। इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल है हजरत उमर के जरा की, कि उस टाइम पे वो क्या थे, खलीफा भी थे, लेकिन वो किसी ने उनके खिलाफ लॉजिकली केस जीत लिया और अभी हजरत उमर सच्चे थे तो उन्होंने अपनी जरा उसे दे दी। क्यों? क्योंकि लीगल इक्वालिटी थी कि आप कोर्ट में पेश हुए, जज ने ये फैसला दिया, जज की जजमेंट के मुताबिक हजरत उमर राइट नहीं थे, वो बंदा राइट था। तो ये आपने एग्जाम्पल इस तरह देनी है। राइट टू एसोसिएशन, आप वैसे भी ह्यूमन राइट्स में आपने पढ़ा होगा, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन। तो ये वो वाला ही राइट टू एसोसिएशन है कि आप जा सकते हो। जैसे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी भी इनवाइट करते थे खाने पे तो वो जाते थे, तो ये राइट टू एसोसिएशन है। क्रिश्चियंस भी करते थे तो वो जाते थे। तो आप किसी को किसी कम्युनिटी से ना निकाल सकते, ऑस्ट्रासाइज नहीं कर सकते, और ना ही कुछ उसका राइट टू एसोसिएशन ले सकते हो। राइट टू स्ट्रगल फॉर जस्ट सोशल ऑर्डर, जस्ट सोशल ऑर्डर ये है कि आप सबके साथ इक्वली ट्रीट कर रहे हो, स्टेट लॉज इक्वली लग रहे हैं। राइट टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई किसी के और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हाँ, क्या जैसे कुरान में है कि आपके अच्छे डीड्स का आपको सवाब है, आपके बुरे डीड्स का आपको गुनाह है, तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट टू लाइफ फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड, कुरान पाक में आया है। अब तो आप इस तरह करंट सिनेरियो से रिलेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे अब तो अबॉर्शन बहुत आम हो गया है ना, मतलब ये एक फैमिली प्लानिंग का टूल कंसीडर होता है। तो इस्लाम में ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला सेज इन कुरान कि अपने बच्चों को इस तरह से ना मारो, तो क्योंकि वो उन्हें रिस्क अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस्लाम इस चीज पे कहता है कि आप कुछ करो ना और आलसी की तरह लेटे रहो और बच्चे पैदा करते हो। इट सेज अगेन कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते निकाह करना तो आप रोजे रखो। अगेन ये कहा गया, क्यों? क्योंकि मैरिज लिंक्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद राइट टू आइडेंटिटी फॉर चाइल्ड, वो भी एक फादर ने देनी है। राइट टू आइडेंटिटी फॉर चाइल्ड, इसमें एक एग्जांपल आ जाएगी कि एक सहाबी थे और उनकी मिसेस थी और वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनका बच्चा वाइट था। तो वो सहाबी जो थे वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि दोनों वो सामने रंग के थे। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊँटनी का बच्चा भी सुख होता है। तो आप आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड जो है वो फादर के लिए मुश्किल होता है, मदर के लिए ईजी होता है। तो फादर की आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इसीलिए इस्लाम में रखी, तो फादर ने क्लेम करना है। ये आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट सेरेमन में भी कहा है कि आपने आइडेंटिटी टू चाइल्ड देनी है। ये लिख लो साथ, लास्ट सेरेमन, हज्जतुल विदा या लास्ट सेरेमन। रिजेक्शन ऑफ रेसिज्म एंड एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। सूरह हुजरात में रेफरेंस लिख लो कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में इसको डिसलाइक किया। और ट्राइब्स फिर बनाए क्यों गए इस्लाम में? फिर आइडेंटिटीज बनाई क्यों गई? फॉर द डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद राइट टू पॉलिटिकल पावर, वो है, वो अगेन किसके अकॉर्डिंगली है? आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है। ये वही राइट्स है जो हमने पढ़ लिया है, इसलिए मैं सिर्फ बताती जा रही हूँ। राइट टू इनहेरिटेंस वो हमने कर लिया। राइट टू ब्रदरली ट्रीटमेंट है। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ ट्रस्ट है। हाँ, एक राइट रह गया था पीछे जो जो भी नया आया, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट टू डिसोबीडियंस टू ऑप्रेसिव रूलर, अब दो तरह की चीजें हैं ना। एक वो है कि आपका रूलर ऑप्रेसिव नहीं है, वहां पे इस्लाम जो है वो कम्प्लीटली अपने रूलर को फॉलो करने का कहता है। जैसे कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की एग्जांपल आ जाएगी कि अगर आपका जो रूलर है वो काला हबशी भी छोटे सर वाला हो तो आपने उसको क्या करना है? फॉलो करना है। लेकिन अगेन डिसोबीडियंस टू ऑप्रेसिव, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे है इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंगली अगर आपको जस्टिस और राइट्स नहीं मिल रहे तो फिर वो ऑपरेशन है, तो आप रिटेलिएट भी कर सकते हो। बस ये खत्म हो गया। आगे राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स की हम बात करेंगे, फिर स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करेंगे, डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन, बस फिर हमारा खत्म हो जाएगा।
क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाने हैं लास्ट पे, 3 अब हमारे सब टॉपिक्स रह गए हैं, उसमें हम आके बात करते हैं, नमाज ब्रेक करते हैं। आप 3 तरह के नॉन मुस्लिम्स होते हैं। ऐसा तो नॉन मुस्लिम्स आर नॉन मुस्लिम्स, एक वो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है इस्लामिक स्टेट से, तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टीज। इनके साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिखी होती है ना, उनको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है। इवन कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल आपको याद होगी कि कोई भाग के भी सहाबी आ गया था, लेकिन प्रॉफिट ने वापस कर दिया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्टीज है जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द मुस्लिम्स। दूसरे कॉन्कॉर्ड, ये कोई वार आपने की और उन्हें डिफीट हो गई और आपने उन्हें कॉन्कर कर लिया, तो वो क्या है, इस टाइप में आ जाएंगे। अब ये जो है ना, ये अगर उनके ऊपर आप पोल टैक्स लगा दो, जैसे आप जिजिया कहते हो आम टर्म्स में, तो ये अगेन क्या हो जाएंगे, जिम्मीज। थर्ड टाइप जिम्मीज है। वैसे ऐसे लिखते हैं ऐसे है और ऐसे भी लिखते हैं। जिम्मीज वो हैं जो कि जिजिया पे करते हैं इस्लामिक स्टेट को। ज़कात और तरह से बनती है, जिजिया पोल टैक्स और तरह से बनता है। तो ये 3 टाइप्स है। दोबारा, अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनका कॉन्ट्रैक्ट है इस्लामिक स्टेट के साथ, और जो कॉन्कर्ड है वो वाले हैं जो किसी वार में हार गए हैं, उन्हें मुसलमानों ने कॉन्कर कर लिया और अब उन पर अगर पोल टैक्स लगा दिया है ना, अगर वो टैक्स भी पे कर रहे हैं तो फिर वो जिम्मेज है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी थे ना, जिन्हें प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम फिदिये के बदले में पढ़ाओ तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो पेमेंट कर रहे हैं वो जिम्मेज बनेंगे, ठीक है। इवन नॉन मुस्लिम वैसे भी किसी स्टेट में रह रहे हैं, जरूरी नहीं कि कॉन्कर्ड वाले ही वो बने जिम्मीज। अगर नॉन मुस्लिम वैसे भी किसी स्टेट में रह रहे हैं आपके, और वो जैसे आप टैक्स पे कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो, इस्लामिक स्टेट में तो ज़कात होनी चाहिए ना, हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम आ गया, तो ज़कात दे रहे हो तो वो क्या देंगे, पोल टैक्स देंगे या जिजिया देंगे। इसमें ना कन्वीनियंट है जो हम पढ़ेंगे, तो साथ फिर राइट्स की समझ आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ रख लेते हैं और आगे फिर आ जाएं आप जरा स्टेटस ऑफ विमेन इन इस्लाम में। ये ना आप लिख लो, आप में से कोई एक के ये वाला हमारा टॉपिक रहता है, ये फिर मैं वैसे तो मुझे याद रहेगा, मैं साथ उसके आपको करा दूंगी अगले चैप्टर के ना साथ। पहले हम आके ये करेंगे फिर अगला चैप्टर करेंगे, इस तरह हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी ना। उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम में आ जाओ, वुमेन इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस पहले। हाँ जी, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम नेक्स्ट लेक्चर में हम बिलीफ सिस्टम पे शुरू करेंगे, इस्लामिक बिलीफ सिस्टम से आगे फिर हम प्रॉफिट और इस तरह जाते जाएंगे। लास्ट पे हम कल्चर सिविलाइजेशन वाला करेंगे क्योंकि थोड़ा सा देखिए। लेटर्स आपने सारे नहीं करने, इतने लेटर्स हैं। लेटर्स मैं आपको कुछ कराऊंगी हजरत उमर के और गवर्नर के ना, जो आपने पेपर में लिख भी आने हैं, वो यूज भी हो जाते हैं हर जगह। सबसे पहले अगर आप देखो तो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम आपको बेसिक वैसे ही पता होगा कि इक्विटी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेटस वुमेन इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो आप डिस्कस करोगे कि पहले वुमेन कैसी थी। अब ना 2 तरह से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आपने ये जो मैं साथ साथ बताती हूँ ये याद रखना है। एक क्वेश्चन ये आता है कि वो सीधा सीधा स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, तो ये बहुत कम आता है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि कैसे, वो ऐसे पूछ लेगा कि हाउ वेस्टर्न वुमेन इज नॉट बेटर देन द ईस्टर्न वुमेन, ठीक है। तो फिर आप इस्लाम से, हाँ क्वेश्चन वही है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं फिर आपने छापना। फिर उसमें आपने ये देना है कि वुमेन एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये सलूक उनसे होता था, फिर इस्लाम आया, यूरोप में राइट्स इतने लेट आए, राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी आप देखो तो मैरिज जो है वो, हाँ
कंपेरिजन में आ जाएगा या किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन सीधा सीधा बहुत कम चांसेस आए। अगर सीधा आएगा भी तो डिफरेंट तरह से आता है ना। अगर इलेबोरेट में आ जाए क्वेश्चन इलेबोरेट में आए तो इसका मतलब है कि वो आपसे क्या कह रहा है कि आप डिस्कशन करो, ठीक है। अगर आपको इलस्ट्रेट में आ जाए तो इसका मतलब है वो क्या कह रहा है कि आप साथ एग्जांपल्स दो। अगर वो आपको कमेंट में पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने फैक्ट्स दे के साथ साथ ओपिनियन, नेगेटिव पॉजिटिव आर्गूमेंट देते जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपको कह रहा है कि डिस्कस, तो डिस्कस और इलेबोरेट में सेम हो जाएगा, लेकिन डिस्कस में ज्यादा ये होता है कि आपने दोनों पॉइंट डिस्कस करने थे, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेबोरेट में जो आपको समझ आ रही है वो आपने कर देना, बस एक्सप्लेन कर देना। तो ये क्वेश्चंस की नेचर पे है जो आपको पता होना चाहिए कि उसने मुझसे क्या पूछा है। तो ये मैं बार बार कह रही हूँ कि पास पेपर्स आर द बाइबल ऑफ पीएमएस और सीएसएस। पास पेपर्स जितने करोगे आपका दिमाग खुलेगा। आपको पास नॉलेज पढ़ भी लिया आपने, बहुत एक्वायर भी कर लिया आपने, कहीं जब तक लगाया नहीं आपको लगाना आएगा ही नहीं। वो लगाना आना चाहिए आपको। एथेंस में वुमेन जो थी, अब एथेंस कितनी बड़ी सिविलाइजेशन रही है। जब आप फिलोसफी पढ़ते हो तो ग्रीस से तो आपको आगे कोई मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पे देखो तो वहां पे भी उनके साथ वही सलूक होता था जो इंडियन और रोमन वुमेन के साथ होता था। उनके उनका एक भी फिलोसफर कोई फीमेल नहीं आया। क्यों? क्योंकि राइट्स ही नहीं मिले थे। आप कब काम करोगे? जब आपको क्या मिलेगा, राइट्स मिलना शुरू होंगे, तभी आप सोचोगे ना कुछ। तो इसका मतलब है कि कोई भी मेल को राइट्स नहीं, फीमेल्स को राइट्स नहीं थे। उसकी कॉन्सेंट मैरिज में नहीं पूछी जाती थी, ये लिख लो, एक दो बात उसकी लिख देना ना। उसको कंसीडर किया जाता था एज अ बेब, एज अ माइनर, ये कॉमन टर्म्स फीमेल के लिए यूज होती थी। और वो टोटली किस पे होती थी? गार्डियनशिप ऑफ हस्बैंड। आगे इसमें आप एग्जांपल दोगे, जॉन स्टॉर्ट मिल की। वो कमेंट करता है कि क्रिश्चियनिटी में वुमेन कैसी थी। जॉन स्टॉर्ट मिल है, अगर इसका नाम याद ला तो ठीक है, किसी को अगर मुझे लगता है तो ये लिख ले, एक ऐसे है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। वो कहता है कि फीमेल क्या है, वाइफ क्या है एक्चुअली क्रिश्चियनिटी या किसी भी सिविलाइजेशन जो एथेंस में रही है उसमें हस्बैंड की बॉन्ड सर्वेंट है। बॉन्ड सर्वेंट कौन सा होता है? एक होता है आपका सर्वेंट, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं सिविल सर्वेंट हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टेट को जो है वो सर्व कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन में गई वहां करूंगी, अगर मैं पुलिस में गई वहां करूंगी, तो मैं ऐसे वहां करूंगी। ये है बॉन्ड सर्वेंट। क्या है? क्या आपने पहले ही क्लॉजेस लिख ली हैं और यू हैव टू एक्ट लाइक अ स्लेव। तो वो एक फीमेल जो है वो अपनी सबमिसिवनेस से मेल को इंटरप्रेट करने के लिए होती है। तो ये था कि वो कहता है कि सिविलाइजेशन में क्या रहा है, एक्चुअल बॉन्ड सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड। उसके बाद अगर हम इस्लाम में बात करें तो इस्लाम में फीमेल आपको फ्री मिली है। क्या मैं सोच सकती हूँ कि मुझे फ्रीडम फ्रीडम सबसे पहले सबसे बड़ी एग्जांपल देके हम कहते हैं ना कि सारे मजहब किसके ऊपर आए थे? इस्लाम पे आए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रू क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्या ट्रू क्रिश्चियनिटी जो है वो इस्लाम से डिफरेंट है? नहीं ना, हम तो मानते हैं ना। उसको अपने एक्सप्लेन करके आना, वरना बाबे को लगना कि आप पिछले रिलीजन को नहीं मानते। तो कह रहा है जो फेक क्रिश्चियनिटी हो गई थी ना, उसमें ऐसे हुआ था। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, वहां वुमेन राइट्स थे, जैसे हजरत मरियम थी, उन्हें मैरी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हजरत मरियम थी तो उन्हें क्या था, उनके पास ट्रू फ्रीडम थी। क्या आज ही कोई लड़की सोच सकती है कि वो इस तरह प्रेग्नेंट हो जाए बगैर उसके, तो वो अल्लाह के हुक्म से जा रही है जंगलों में बच्चा पैदा करने, और उसके बाद वो कहे कि उसे डिक्लेयर कर दे कि प्रॉफिट है, इस तरह की सोसाइटी में नहीं। तो ट्रू फ्रीडम किसके पास थी? उनके पास थी। तो इसका मतलब है कि अगेन जो रिलीजन स्पिरिट ऑफ इस्लाम पे आए हैं ना, जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो आपने लिख लेना आगे कि सारे जो ट्रू रिलीजन है वो किस पे है? स्पिरिट ऑफ इस्लाम पे है। तो उसमें आपने एग्जाम्पल दे दिए। और करंटली जो है वो आपने बता देना कि करंटली कोई नहीं फॉलो होगा। आप देखो कि स्पेशल इस्लाम में क्या है। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ने प्रॉपरली फीमेल्स को राइट दिए हैं ना। सबसे बड़ी आयत ये है कि वी हैव क्रिएटेड यू इन पेयर्स। अगर आपका पेयर कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट नहीं है, तो ये वाला आप लिख लें, वी हैव क्रिएटेड यू इन पेयर्स। थाके हो? अच्छा,
अब इस्लाम में कुछ राइट टू वुमेन पे बात कर लेते हैं। राइट टू वुमेन में अगर हम यहाँ एक बात देखें तो आप रिलैक्सेशन फ्रॉम द ऑब्लिगेशन भी आ जाएगा। एज अ चाइल्ड उसका क्या राइट है? सबसे पहले एज अ चाइल्ड तो उसको किसका राइट है? लाइफ का राइट है कि आप उसे मारो ना अगर बेटी है तो। उसके बाद किसका हक है? एजुकेशन का हक है। तो मेल फीमेल दोनों की एजुकेशन इस्लाम में क्या है? ऑब्लिगेशन है। फिर एग्जम्पशन है किस चीज से? फिजिकल रिजर्वियन या किसी भी ऐसे काम से। दिस इज कॉल्ड राइट टू लाइफ फॉर अ चाइल्ड। तो ये इस्लाम में है। जैसे आप हदीस लिख लो, सीकिंग नॉलेज फॉर एवरी मुस्लिम इज मैंडेटरी। हदीस साथ लिख लो, ये मैंडेटरी एग्जाम है। सीकिंग नॉलेज इज मैंडेटरी फॉर एवरी मुस्लिम। तो साथ आल हदीस लिख लो। उसके बाद आगे आ जाओ। एज अ चाइल्ड के बाद दूसरा क्या है? एज अ जब वो उसको राइट है कि क्या कर सके, अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल कर सके। इस्लाम में चैरिटी आया ना, लिखा हजरत अपनी बीवी को प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि गिन गिन के दो, अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन के देगा। यहाँ बीवियों के पास कुछ होता ही नहीं है, प्रॉपर्टी पीछे से भाई नहीं देते, फिर आगे से महर जो है बंदा कहता है अल्लाह की रज़ा से माफ कर दे। तो वो क्या हुआ? नहीं मेरा ऐसे नहीं है, वैसे कल्चरल एग्जाम्पल दे रही। तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम तब आएगी जब इकोनॉमी होगी। जब इकोनॉमी नहीं होगी तो चैरिटी कहाँ से आएगी? तो इकोनॉमिक फ्रीडम है उसके पास, ठीक है। दूसरा उसको क्या है? राइट टू एजुकेशन है, तो वो क्या कर सकती है? अर्न कर सकती है। इसके ऊपर ना चार जो है वो इमाम है, ठीक है। तीन इमाम का इज्तिहाद है, तीन इमाम्स का, चार मेन इमाम है ना, तो आपने थ्री इमाम्स का इज्तिहाद है, इतना ही लिख के आना है कि विमेन जो है वो एज अ काजी हो सकती है, मतलब जज हो सकती है, अगर उसकी साउंड जजमेंट हो, अगर उसकी एजुकेशन कुरान और हदीस पे बड़ी अच्छी हो, और अगर वो बड़ी स्पॉन्टेनियस हो, तो ये सारी लिख के साथ लिख देना, तो वो काजी हो सकती है। तो एज एन एडोलसेंट उसको ये वाले राइट है। उसके अलावा फ्रीडम टू चूज स्पाउस, ये राइट है। एक अगर आप देखो तो यहाँ पे हज़रत फातिमा की एग्जांपल आ गई थी कि इट वाज द एंजेलिक मैसेज फ्रॉम द गॉड टू मैरी फातिमा विद अली। लेकिन हज़रत फातिमा से पूछा था प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डू यू वांट टू मैरी हिम और नॉट। इसके अलावा एक औरत थी तो वो कहती है कि आई एम हैप्पी फ्रॉम दैट कमिटमेंट जो मेरे फादर ने की, लेकिन मैं उस कमिटमेंट को नहीं निभाना चाहती, तो मैं क्या शादी तोड़ सकती? तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ तोड़ सकती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही पूछने आई थी कि इस्लाम में औरत का क्या राइट है। हमारे यहाँ तो कल्चर चल रहा है, इस्लाम नहीं चल रहा। जहाँ हमने रोकना उधर से हमें बटा लाया इस्लाम में चल, ठीक है, तो वहाँ हम इस्लाम कर लेते हैं। तो ये फ्रीडम टू चूज स्पाउस, ये आ गया आपके पास। और क्या है? और पॉलिटिकल फ्रीडम है, दो तरह की होती है आपकी। देखिए पार्लियामेंट में भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपको बिठा दें, जैसे घर में सारी बातें होती है तो अंदर बीवियों को बिठाया हुआ होता है, पैसे क्या कर रहे होते हैं? मेल कर रहे होते हैं, इट्स कल्चर ना। तो पार्टिसिपेशन क्या होती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में पार्ट हो, या आपकी डिसीजन में पार्ट हो। तो पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है कि आपकी पार्टिसिपेशन हो, आपका डिसीजन मेकिंग में पार्ट हो। इकोनॉमिक फ्रीडम है, उसके अलावा सोशल है। लेकिन अगेन इस्लाम भी फीमेल पे कुछ लगाता है, वो क्या है? वो हेल्दी बाउंड्रीज है कि जो कोई कुछ काम ऐसे हैं जो फीमेल कर सकता है कि फीमेल कर सकता है। दीज आर द हेल्दी बाउंड्रीज डिफाइंड बाय इस्लाम। ये उसका आ गया। फिर एज अ वाइफ उसका रोल आ गया। एज अ वाइफ हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मेंटेनेंस पे बिल्कुल नहीं है, उसे महर मिलेगा, उसे एलिमनी मिलेगी, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी अगर वो शादी में रहती है, बच्चों के लिए उसे मिलेगी फाइनेंशियल मेंटेनेंस, फीमेल की नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह है कि अगर वो अपनी खुशी से करे तो इट्स अ चैरिटी। कुरान में सदका प्रॉपरली कहा गया है। एक फीमेल आई था, उसने कहा कि भाई मेरा नहीं दिल करता देने को, तो बंदा बाहर तो चैरिटी कर देता है। सेकंड एलिमनी, ये तलाक के टाइम पे आप कर सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम मुझसे अपने हस्बैंड को देगी तो तुम्हारे भी डबल सवाब है, एक सदका का दूसरा सिला रखने का।
तो ये है एज अ वाइफ कुछ रोल्स हैं। एज अ मदर प्रॉफिट ने इसे क्या कहा है कि आप फर्स्ट एजुकेशन जो आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो मदर से मिलती है। इसके अलावा जो एज अ मदर है वो क्या है, आपके बच्चे को आपने सारा लिखना है ना, फीडिंग का है, प्लस उसकी ग्रूमिंग आपने करनी है, इस्लाम रिलीजियसली भी और वैसे भी। ये उसका रोल हो गया। तो ये तो वो है जो रोल्स में अभी फीमेल्स आती जाएंगी, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे रोल। समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछना। ये हमारे पास रोल्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन। अगला सब टॉपिक है कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। इसमें अब राइट्स में अगर आ जाए ना आपको, तो जो ह्यूमन राइट्स है वही ह्यूमन राइट्स है, वो चेंज करके बस इतने इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो अगर राइट्स का अलग से क्वेश्चन आ जाए तो इतना छोटा नहीं लिख के आना। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हमने डिस्कस नहीं की थी। तो कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, सबसे बड़ा कॉज क्या है आपके यहाँ? कल्चरल एवोल्यूशन फ्रॉम, अगर पाकिस्तान की बात करूं, फ्रॉम हिंदुइज्म। हिंदू सती कर देते थे बीवी को, तो अब ये क्या करते हैं, अब सती नहीं करते तो उसको जीते ही सती कर देते हैं, बीवी बेवा शादी नहीं कर सकती। क्या है ये बेसब्री कंसीडर होती है कि आप ये कर रहे हो। पेशेंट इस्लाम में तो ऐसे नहीं, प्रॉफिट साहब ने बेवाओं से इसीलिए शादी की, सेट द एग्जांपल। दूसरा बैकवर्डनेस क्या है? रेस्ट प्रॉपर्टी, कि आपको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, नो प्रॉपर्टी राइट्स। तो अब में कॉन्फिडेंस आता है आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से। अगर आप हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल मुस्लिम्स की दी जाएगी तो फिर लिखेगा इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन एंड फ्रॉम डिफरेंट, वो फिर हर एक के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना। फिर उसमें पाकिस्तान में फिर सब पैराग्राफ में पाकिस्तान का देना, ऊपर वही लिखना है कल्चरल एवोल्यूशन एंड द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद इग्नोरेंस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पढ़े लिखे जाहिल फिर रहे हैं, तो इग्नोरेंस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पीपल को राइट नहीं मिलते उनके। आप देखो ना, अगर फीमेल टीचर आएगी तो मिस्टेक करेगी तो वो तो अनफॉरगिवेबल है, तो मेल आएगा तो वो करेगा, तो ये इनहेरेंट टेंडेंसी। तो ये हमारे यहाँ इग्नोरेंस है। फिर इसके अलावा इग्नोरेंस सिर्फ ये नहीं आती कि आपको एजुकेट नहीं किया जाता, एक और भी रीजन है कि हम एक पुअर मुल्क है, पॉवर्टी है। तो जब आप पुअर होते हो ना तो आपकी सोच की एवोल्यूशन भी फिर उस तरह से ही नहीं होती। तो हमारे पास तो इतने नहीं है कि हम खुद को स्किल्ड कर लें। एजुकेशन के दो मकसद है ना, एक स्किल्स आपको सिखाए कि आप पैसे कमाओ, दूसरा आपका करेक्टर बिल्ड करे। तो यहाँ पे हमारी एजुकेशन दोनों नहीं कर रही, डिग्री और ढेर लग रहे हैं। तो ये जो है ये नहीं पूरे हो रहे, तो ये इग्नोरेंस बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, प्रॉब्लम भी है। ये जनरेशन ऑफ हायर, इसकी एग्जांपल आपने एजुकेशन में उसकी दे दी है, गाइड ऑन द डेस्टिनी ऑफ मैन। कहता बड़ी अच्छी किताब है, थोड़ी मुश्किल है लेकिन जिससे पढ़ी गई वो पढ़ ले। ये ना कन्वर्ट मुस्लिम में क्रिश्चियन था, इस्लाम एंड डेस्टिनी ऑफ मैन, उसे ये सबसे हाईएस्ट रीजन देता है फीमेल की बैकवर्डनेस का मुसलमान, इसी वजह से तो मेल एजुकेटेड नहीं है। फिर डीजनरेशन ऑफ हायर ह्यूमन वैल्यूज, ओवरऑल भी आप देखें ना तो डीजनरेशन ऑफ हायर ह्यूमन वैल्यूज होती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने फीमेल को क्या करना समझना शुरू कर दिया, कमोडिटी, कमोडिफिकेशन ऑफ फीमेल है ना। आप मोबाइल के कमर्शियल में आप देखें तो ज्यादातर आपको कौन सी मिलती है, लड़कियां मॉडल में मिलती है। अगर लड़का कोई आ जाए तो साथ लड़की जरूर आती है। तो कम्युनिटी के तौर पे आप उसे क्या करते हो, कमोडिफिकेशन ऑफ फीमेल, उसे ऑब्जेक्टिफाई करते हो। तो आप उसे एज अ पर्सन उसकी ग्रूमिंग लेते ही नहीं है। आप उसे कैसे लेते हो, हाँ ये प्यारी लग रही है, ये नहीं लग रही है, सॉफ्ट है, ये नहीं है। फीमेल के कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए कि ये अच्छी फीमेल की एग्जांपल है, ये बुरी फीमेल की एग्जांपल है। बेशक वो अपने घर में
ज्यादा सॉफ्ट हो और बाहर हो जब एक वर्किंग में तो हमारे यहाँ हाईली बैलेंस लैक ऑफ इस्तेहाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे बड़े रीजन है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि कोई मुज्तहिद है। हमने मुज्तहिद कितने हाई स्काई रॉकिंग या अपने लाजमी लिख के आना है, स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, तो उसको कुरान हदीस का पता हो, फिर वो 40 साल तक उसे पढ़ के तो फिर साउंड माइंडेड भी हो। यहाँ तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस 40s में आपको नॉर्मली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी ढूंढी आजकल ऐसी है ना। तो वो लैक ऑफ इस्तेहाल जो है वो आपको, हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है। एक इजिप्शियन स्कॉलर है अब्दू, इसकी आप एग्जांपल दे सकते हो कि ये इस लायक है कि इसे मुश्किल बनाया जाए, लेकिन अगेन इसे भी नहीं मुश्किल डिक्लेयर किया गया। तो इस्लाम में हमारे वी हैव नो मुश्किल। इस्तेहाल इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ओपनिंग, अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल ओपनिंग, कि आप डिस्कस करो। देखो अब हम दो तरह की चीजें होती है इस्तेहाल के लिए, एक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, अल्लाह एक है, ये प्रिंसिपल है, ये कोई डिस्कस करेगा तो वो ब्लास्फेमस है ना, क्यों डिस्कस करे। लेकिन दूसरा था प्रोसीजर्स ऑफ इस्लाम, जैसे आप मसला आ रहा है कि फीमेल के बगैर इकोनॉमी कैसे चलाएं, तो चाहिए फीमेल के भी काम करने के लिए, तो फिर उसमें हम क्या करें। तो प्रोसीजर में आप इस्तेहाल कर सकते हो, प्रिंसिपल में इस्तेहाल नहीं, नमाज रोजा हज, हम यहाँ पे उसमें इस्तेहाल करना पड़ता है। वे फॉरवर्ड क्या है इस्लामिक टीचिंग्स को, पहले सबसे पहले तो यही है ना, इस्लामिक टीचिंग्स को माना जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए। अब ना मैंने आपको, आपने एक क्वेश्चन में ना ये वाला जरूर लगा के आना है, जहां आपको लग रहा होगा आपको बहुत कुछ आता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और फंक्शनल रिफॉर्म्स, बच्चों को पता ही नहीं चलता स्ट्रक्चर कौन सी है फंक्शनल कौन सी है। उसका आसान तरीका ये है, जो भी चीज इंस्टीट्यूशनल है ना उसको स्ट्रक्चर में डाल देना, और जो वैसे है, जैसे फंक्शनल रिफॉर्म ये भी है कि हम अपने बिहेवियर माइंडसेट चेंज करें बिजनेस के लिए, तो ये क्या, ये फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज लॉज को हम करें या लीगलाइज करें कि फीमेल को राइट मिल जाए, वरना इसको क्या मिले, सजा मिले। अब जैसे ये है कि इस्लाम में पॉलीगामी अलाउड नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इसके लिए लॉ बना दिया कि फीमेल पैसे कुछ किया जाए वरना सजा होएगी। अब आपको वो भी आ गया ना आईडी कार्ड वाला, आईडी कार्ड मिल जाता है मेरे साथ, आप उसे करके देखो, सेंड करके देखो, तो वो फिर मतलब क्या है, ये है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ लॉज। तो जी सबसे पहले ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, स्ट्रक्चरल में आपकी इंस्टीट्यूशन रिलेटेड चीजें आएंगी जो आप लॉज बनाते हो या इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है। फंक्शन में आपको वो चीजें आती है जैसे जो आप स्टेप्स करते हो, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो फीमेल को राइट देने के लिए, उन्हें एजुकेट कर रहे हो, कोई कंपेन चला रहे हो, कोई सेमिनार कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ये क्या है, ये फंक्शनल है ना। लेकिन आप कोई इंस्टीट्यूशन कायम कर रहे हो फीमेल की एजुकेशन के लिए, या फिर आप कोई लॉ बना रहे हो, तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल है। तो ये नहीं फीमेल में लगाना है या किसी भी एक क्वेश्चन में लगाओ, सब में नहीं लगाते हैं ना। और पेपर में क्वेश्चन की लेंथ जो है ना वो आपने अच्छी रखनी है। जो आपको सबसे बुरा क्वेश्चन आता है वो आपका थर्ड होएगा, और जो अच्छा आता है वो आपका फर्स्ट होएगा और फोर्थ होएगा, और जो सबसे अच्छा था वो सेकंड होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप पहला देखते हो, फिर आप दूसरा अच्छा हो तो फिर आपका एक माइंड सेट बन जाता है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन बुरा आता है, लेकिन अगर किसी को दो ही बुरे आते हैं, तो फिर जो है ना चौथा बुरा किसी सूरत ना करे, फिर पहला को जो है ना वो थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी कर, तब एनर्जी होती है हाथ में लिखने की। तो वो इस तरह कोई फ्लो चार्ट बना दो, इसके अंदर चार्ट्स बनाए हुए वो लगा दो, नॉलेज खुल जाए प्रेजेंटेशन पे। हमारी तरफ ऑनली टू स्टूडेंट्स पास द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना, जिनकी एलोकेशन होती है, बाकी का भी हुआ है एलोकेशन वाली। मैं और लास्ट बार तो हम लोग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें भी आना था, तो प्रेजेंटेशन अच्छी हमें, प्रेजेंटेशन मैटर्स अबाउट, वो तब आएगी जब आपकी स्क्रीन बन जाएगी। अच्छा, उसमें हमने बड़ा पहला क्या है, बैकग्राउंड होता है, दूसरा क्या है, लॉज को लेजिस्लेट कराओ जो फीमेल को राइट है, और अगर वो लॉज नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे तो उन्हें क्या दी जाए, उसकी पनिशमेंट दी जाए, ताकि पता हो कि लॉज कराने फॉलो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जाए। जब भी आप इस लिहाज से इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो तब आप विलिंगली सबमिट करते हो। इसके अलावा आप देखो, अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप क्या करोगे, अनविलिंग जब लेना वहां से बोलना क्या है। पोलिटिकल सिस्टम उसमें क्या है,
उसमें इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल इक्वल कर दो, उसमें पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल सिस्टम बनाओ, तो पार्टिसिपेशन ले लो जो आपको इंटेलेक्चुअल फील्ड में अंदर से लगते हैं, तो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल सिस्टम है, नॉट इक्वल। फिर इस्तेहाद हर जगह एग्जांपल आएगा पेपर में, एक क्वेश्चन की पोजीशन में इस्तेहाद जरूर लगा, ये नंबर गेनिंग स्ट्रेटजी है, जहां स्ट्रक्चरल फंक्शनल फॉर्मूला नहीं होते इस्तेहाद लगाना, एक क्वेश्चन में सारे में ट्रिक्स लगाते हैं, ठीक है ना। अभी और ट्रिक्स आते जाएंगे। इस्तेहाद लिख लो, एक सजेशन, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब सोशियो कल्चरल देखो फंक्शनल है, डन विद। अब हमारा ये नहीं मैं कह रही कि इस चीज को हम प्रमोट कर रही हूँ, ये भी मैं इसमें बता रही हूँ, जैसे हमारे पास कल्चर है कि बेटा भाई को पानी पिलाना, जिस रिगार्ड के बेटा बहन को पानी पिलाना, क्यों? क्योंकि सोशल कल्चरल है, तो ये किससे होता है, ये आपने लिखना है, ये एक्ट से डेवलप होती है। तो सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है ना, एक्ट्स को जो है वो चेंज किया जाए ताकि वो कल्चर से फिर किस कहाँ आए, इंस्टीट्यूशन में आए। देखो दो चीजें होती है ना, एक है आपने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लगा दी, सारे वोट करेंगे, तो आपने इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉल कर दिया, कल्चर आप पढ़ा लिखा नहीं है, उस तरह से लोग समझते नहीं है, वोट सबका इक्वल नहीं है, तो दिस इज जस्ट अ नंबर। तो ये फिर कल्चर के बगैर इंस्टीट्यूशन आपका नहीं चल पाता, फेल होता है। लेकिन अगर आपका कल्चर हो और वो इन्वॉल्व करके जैसे ब्रिटिश डेमोक्रेसी, तो फिर वो क्या करता है, वहाँ पर ज्यादा अच्छी वायबल है ना। तो ये हमारे पास हो गया। आगे अगला टॉपिक लिखो, डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन। ये ना क्वेश्चन ऐसे आता है, डिग्निटी ऑफ विमेन, मैन एंड विमेन उसमें है, ये 2020 में आया था सीएसएस में, पीएमएस में भी आया हुआ, तो इसलिए उसने अलहदा से ही बना दिया ऐसे, वरना ये टॉपिक नहीं था पहले, लेकिन ये आया था काफी 3-4 बार, तो उसको बना दिया था, डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन। 25 लेके आनी है, कल आपकी असाइनमेंट में क्या क्या है, क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगी 2, अगले लेक्चर में, कल का मतलब है नेक्स्ट लेक्चर, 2 क्वेश्चन आपने करके ला के आने हैं, 25 आयात, वो आपको आधी आधी आती हो, मैंने अंदर से सुननी है, ये ना हो तो बिल्कुल ही मैडम मैंने अभी लिख के अभी याद, उससे अगले हफ्ते आपको थोड़ी आती है, सुनूंगी मैं, ठीक है, अगले लेक्चर में। नहीं, ट्रांसलेशन में उर्दू है तो वो आपने एग्जैक्टली अगर इंग्लिश में रखते हो तो उसमें एग्जैक्टली, ठीक है, तीसरा आज का जो लेक्चर है वो आता हो, ये 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक। क्वेश्चन मैं खुद से बना कर दूंगी ना, ताकि मुझे पता चले, पास पेपर्स में से निकाल के ना ज्वाइन करके आपको देती हूँ। डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन में सबसे पहले आ जाओ, इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है। अल्लाह ताला ने क्या कहा सबसे पहले कुरान में, कि इंसान क्या है, एहसन तकवीम, तो क्राउन ऑफ क्रिएचर अंग्रेजी में होगा, एहसन तकवीम, सिर्फ एहसन तकवीम खूबसूरती के लिए तो है नहीं है, एहसन तकवीम ने काम भी क्या करने हैं, एहसन करने हैं, तो इसलिए इस्लाम में इंसान का साथ कॉन्सेप्ट है वाइस जेरेंट का भी, जहां सुपैरिटी है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ वाइस जेरेंट ऐप करेगा। फिर उसके बाद endowment of knowledge, why we are superior to angels, because of knowledge ना, अल्लाह ताला ने कहा ना, ये वाली आयत लिख लेना, छोटी सी है, we have taught all names of all things to Adam, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम ने सबको कहा कि सुनाओ, तो उन्होंने सुना दिए। फिर ये नहीं है कि कोई बड़ा आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, मैं कह दूं कि इसने 24 घंटे काम करना है, तो कर सकेगा नहीं, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है, थक जाएगा, सो जाएगा और काम करने लग जाएगा, तो ये चीजें हैं। लेकिन अगर मैं जो है वो आइडियल को मैनिफेस्ट करके दिखाऊं कि हाँ यार 16 घंटे का काम कर सकता है, ये कार्य तुम क्यों नहीं कर सकते, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ वाइस जेरेंट, तो आपने लिखना है प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ वाइस जेरेंसी,
ये जरा डिफरेंट भी हो जाएगा क्योंकि बुक्स में नहीं मिलता वाइस टेरेंसी। इसमें वो हदीस आ जाएगी हजरत आयशा वाली। हजरत आयशा ने, किसी ने पूछा कि कुरान क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहलाक क्या था, उन्होंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो मतलब वो क्या था, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन थे। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, प्रैक्टिकल मॉडल, वाइस टेरेंसी, इक्वालिटी है ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल एंड मेल के राइट्स इक्वल है, वहाँ इक्विटी है। इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड में ये है कि अल्लाह ताला ने कहा कि देयर इज द बेनिफिट फॉर द वीमेन, ये आयत है, देयर इज द बेनिफिट ऑफ वीमेन व्हाट दे अर्न, देयर इज द बेनिफिट फॉर मैन व्हाट दे अर्न, कि गुड डीड्स बैड डीड्स का उनके लिए बेनिफिट है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ हाई पोजीशन इन सोसाइटी, उसमें आप वही आयत लगा लोगे। आप देखिए यहाँ पे लग रही है ना, क्राइटेरिया ऑफ हाई पोजीशन क्या है? हाँ, पार्टी, तकवा ना, पोजीशन नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया, ये डिग्निटी ऑफ मैन हो गया। अब देखो आगे आपने ना एक पॉइंट लिखना है, डिग्निटी ऑफ मैन इज एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसको इतना लंबा करने की बजाय लिखो एसोसिएशन ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सबसे पहला ओबीडियंस टू अल्लाह लिख लो। आप ऐसे में कुछ भी पढ़ते हो, वो आप यहाँ अप्लाई नहीं करते, तो वहाँ फिलोसफी तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ नहीं अप्लाई करना, ये इस्लामिया का पेपर है। तो जब आप कोई पेपर करते हो ना, तो आपने ये देखा होगा कि हमसे एग्जामिनर को क्या चाहिए, आपने ये नहीं देखा था कि मुझे क्या आता है। ठीक है, तो आपका एग्जामिनर है, उसे आपसे आते हैं हदीस आर्गुमेंट्स, एक मॉडरेट पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है। आपको फिलोसफी का पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर, कुछ आपका लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो मिक्स नहीं कर देना। ऐसे का टीचर, उससे आपका नॉलेज भी देखना, एक्सप्रेशन भी देखना, तो ये आपने देखना है कि कहाँ मुझे क्वांटिटी करनी है, कहाँ क्वालिटी करनी है। तो बिल्कुल एक जैसा हाथ नहीं फेराना हाथ से, तो कहीं ना कहीं पे उसका नुकसान हो सकता है। अथॉरिटी एज फर्स्ट ऑफ गॉड, भैया अल्लाह ताला का ट्रस्ट है। हज़रत अबू बकर ने पहले ही बार ही आते कहा कि हमें एग्जाम्पल देना। हज़रत अबू बकर ने कहा कि आई एम अकाउंटेबल तुम्हारी, उन्होंने सबके सामने खड़ा होकर कहा कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी है कोई तो नहीं करना। पर्पस ऑफ मैन्स लाइफ, पर्पस क्या है? वर्शिप है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैंने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत कर सके। तो वर्शिप में फिर आपने आगे लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्शिप, वर्शिप वन इज इबादत एंड अदर इज टू पॉलिश वंस कंडक्ट। इसमें हदीस लिखनी है और सल्लम की कि तुम में से बेस्ट कौन है? वो बेस्ट है जो अल्लाह की महलूक को बेनिफिट पहुंचाए, जैसे आप कह रहे थे ऑल क्रिएचर्स आने चाहिए, तो महलूक को कहा है, सिर्फ इंसान को नहीं कहा। तो ये वाला आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ ऑन अर्थ, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। ठीक है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने आगे पढ़ा तो उसमें वही एग्जांपल कर रहे हैं। फाइनली वी हैव डन विद वन चैप्टर, इट वाज सो लेंथी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब ना सिर्फ इसमें वो रह गया आपका राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम, वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन आप लोग लिखें। अच्छा, क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगी जो कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ना उससे आपको मुश्किल लगेगी। ठीक है, तो फिर इसी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है ग्रेड स्टेटस टू वुमेन, तो इसमें तो मैंने जो पढ़ाया था वो आपने ठोक देना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि स्टेटस ऑफ ह्यूमैनिटी लिखे, ये भी आपने, आपको सीधे सीधा समझ आ रहा है तो आप फंस नहीं रहे, ये भी मैं आपको नहीं दूंगी। ठीक है, एक्सप्लेन ह्यूमन डिग्निटी और इस्लाम का बताएं आपके कैसे आप मैन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिक्योरिटी को रखे, तो ये भी मैं आपको नहीं दे रही। खुतबा हजतुल विदा पे आया हुआ तो ये भी मैं आपको नहीं दूंगी, तो मैं दूंगी क्या? कीपिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्लोबल सोसाइटी, हाँ शाबाश, चलो लिखो ये आया हुआ है।
कि आपने कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्लोबल सोसाइटी डिटरमाइन द फ्रीडम एंड लिमिटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन। इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो, आपको समझ भी आ जाएगी। फ्रीडम एंड लिमिटेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन इन करंट सोसाइटी। आप देखो इस्लाम में कहते हो, इस्लाम के मुताबिक उसने पूछा है, मुस्लिम वुमेन का मतलब इस्लाम है, ये आपने इंटरप्रेट करना खुद सवाल आना चाहिए, ये नहीं समझना करंट अफेयर्स का आ गया तो उसका डाटा होगा करंट सोसाइटी में मुसलमानों की क्या, वुमेन की क्या है। तो ये आपने करना है। ये क्वेश्चन जो है ना 6 पेजेस से कम ना हो, ये ना हो कि खुली खुली, जिसकी खुली राइटिंग है या जो बड़ा बड़ा लिखता है या जो छटिया लगाता है उसका 8 पेजेस का होगा। तो ये आपने इतना करके लाना है और जुबानी लिख के लाना है, पहले पढ़ लेना डाटा इस पे। ये आपको दे दिया। फिर राइट्स इस्लाम, मुस्लिम वुमेन करंट सिनेरियो में क्या है, ये भी आपको इस्लाम टीच द लेसन ऑफ ह्यूमन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये देखो आप सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, ये भी नहीं देना। लास्ट सरमन ये वो ही हो गया, खुतबा हजरतुल विदा। राइट्स ऑफ वुमेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये वो हो गया, ये भी नहीं। राइट्स ये नहीं, ये सवाल अब बाकी। अब मैं मुझसे आपको एक देती हूँ दूसरा, कंपेरिजन ऑफ मुस्लिम वुमेन विद वेस्टर्न वुमेन। ये मुझे स्पीच भी मिली थी उधर साइकोलॉजिकल में। विद वेस्टर्न वुमेन किस किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कंपेयर करना है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन तीनों राइट्स में आपने करना है। और ये भी 6 पेजेस से कम ना हो। ये कंपेरिजन के 2 सवाल आपने करके लाने हैं। ये बस आपकी ना 2 क्वेश्चन है, 25 है याद है, लेक्चर है, बस आपको इतना ही आज के लिए मिलेगा। फिर आगे से आपने ना ये वाली बुक लेनी है, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज। इसके अंदर ना आपको ना वो वर्बोसिटी भी मिल जाएगी आर्गुमेंट्स के लिए। इसमें उसने ना रिलीजियस कंपैरिजन किया हुआ है, इस्लाम का, जुडिज्म का, क्रिश्चियनिटी का। तो ये जो बुक है ना इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, ये आपने साथ साथ पढ़नी है। इसके अंदर उसने चैप्टर्स नहीं बनाए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसमें आपने पढ़ना है, आपका वो थोड़ा दिमाग भी खुलेगा और आर्गुमेंट्स आपको मिलेंगे। एक बुक जब आप ये पढ़ लोगे ना, ये हम लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी, जिसको ना आती हुई तो फिर उससे मैं दोबारा पूछूंगी कि क्या क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके थैंक यू। फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं, 7:30 हो गया, 5:30 हो गए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अब ट्यूसडे को होएगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को है ना आपकी क्लास, ट्यूसडे को। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपको व्हाट्सएप करें। हाँ दोनों क्वेश्चन भी व्हाट्सएप करें, 25 याद भी व्हाट्सएप करें। और लेक्चर, हाँ लेक्चर उनसे कैसे मैं सुन सकती हूँ।